हाय एवरीवन। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 है। आप सभी को पता है इकोनॉमिक्स का हम पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 1 में क्या करा था, जो एमटीएस 2023 का जो पेपर हुआ है उसमें टोटल 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि मैंने पार्ट 1 में आपको 40 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, 35 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम इस पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हम जो 35 क्वेश्चन हमारे जो एमटीएस में पूछे गए थे, एमटीएस 2023 में जो 35 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो इसमें हम कवर करेंगे। और ना सिर्फ ये 35 क्वेश्चन कवर करेंगे, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेते हो, अगर आप ये दो पार्ट देख लेते हो तो आपकी ऑलमोस्ट, अगर आप एम टी एस 2024 एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ऑलमोस्ट आपकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। आप इसके अलावा अगर इकोनॉमिक्स में कुछ और भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप इतना पढ़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है और कुछ डिटेल में पढ़ने का। तो ये दो लेक्चर्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, मैंने आपको इतना करा दिया है कि इकोनॉमिक्स से जहाँ से सवाल बनते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें करा दी हैं। जैसे कि इस पार्ट में भी हम 35 क्वेश्चन तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में इस पार्ट में हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा हम 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान के साथ साथ हम इसमें टैक्स सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। टैक्स सिस्टम से भी सवाल बनता है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, हम बैंकिंग सिस्टम वगैरह के बारे में पार्ट 1 देख चुके हैं। तो पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इकोनॉमिक्स का जाके आप पार्ट 1 देखो, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का ये पार्ट 2 देखना। और अगर आप ये दो पार्ट देख लेते हो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो ये मान लो कि अगर आप एमटीएस 2024 के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए इनफ रहेंगे, अगर आप ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हो। अगर 90% ऐसा होगा कि जो पेपर में सवाल पूछे जाएंगे इन दो लेक्चर से ही पूछे जाएंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सारा मैं इन दो लेक्चर्स में आपको इकोनॉमिक्स इन पीवाईक्यू के थ्रू कंप्लीट करा दूं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। और हमारा जो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कोलेटरल इन बैंकिंग। बैंकिंग में संपार्श्विक। ठीक है, हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है तो देख लेना भाई, शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, ये पूछा गया है बेसिकली, कोलेटरल के बारे में पूछा गया है। तो देखो, इसके बारे में हमें कुछ और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि कोलेटरल क्या होता है। जैसे कि अगर आप बैंक से पैसे ले रहे हो, ठीक है, आपको बैंक से चाहिए लोन, या पहले पहले क्या होता था या अभी भी होता है, किसी इंसान से, किसी पर्सन से आपको लोन चाहिए तो वो ये कहेगा कि भाई तू पैसे देगा, उसकी क्या गारंटी है। उसके बाद उसके बदले में ऐसा कर, तू, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, उसके बदले में तू मुझे कुछ दे जा, जिससे कि मुझे ऐसा ना हो कि कल को तेरे पीछे पड़ना पड़े। तू मुझे दे जा, मेरे पैसे वापस कर जाइयो विद इंटरेस्ट, और मैं तुझे, जो तू चीज़ मेरे यहाँ रख के जा रहा है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और मैं वो तुझे वापस कर दूंगा। जैसे कि अगर हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं कि हम अपने घर का जो गोल्ड होता है वो रख देते हैं, या अपने घर के जो प्रॉपर्टी के कागज़ होते हैं, जो प्रॉपर्टी के कागज़ होते हैं वो हम रख देते हैं। ठीक है, जिससे कि बैंक को ये हो जाता है कि कल को अगर ये पैसे नहीं देगा तो ऐसा नहीं है कि हमें इसके पीछे भागना पड़े, जितना हम इसको लोन दे रहे हैं उतना हम इसकी चीज़ें रख लेते हैं, जब हमारा ये लोन वापस कर जाएगा हम इसकी चीज़ें लौटा देंगे। तो वो होता है आपका कोलेट्रल। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोलेट्रल क्या होता है। ठीक है, बस कोलेट्रल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा सा शब्द है, बस समझ में आना चाहिए कि जो हम किसी से कोई चीज़ लेनी है हमें, ठीक है, हम जब किसी से लोन ले रहे हैं, ब्याज पे पैसा ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके बदले में हम कुछ उसको पास रख के आते हैं, जो हम कहते हैं, जैसे हमारी भाषा में बोला जाता है कि गिरवी रखना। ठीक है, उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, कोलेट्रल बोला जाता है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा एन एसेट प्लेस्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन। ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, उसको क्या बोला जाएगा, कोलेट्रल बोला जाएगा। तो इसमें और हमें कुछ डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना हम पढ़ लेंगे इसमें, ये मोर देन हमारे लिए इनफ रहेगा। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सेविंग अकाउंट। आपको ये बताना है कि सेविंग अकाउंट का पर्पज क्या होता है। तो देखो, बेसिकली जो सेविंग अकाउंट होता है, बहुत सारे अकाउंट होते हैं, बहुत तरह के अकाउंट होते हैं, अभी हम पूरा डिटेल में देखेंगे, लेकिन जो सेविंग अकाउंट होता है, बचत खाता, आप देखो इसमें सेविंग का मतलब ही, सेविंग का मतलब होता है बचत, और बचत का मतलब यही है कि कुछ बचत हो रही होगी। बचत हो रही होगी मतलब उस पर किसी, हमने जो पैसा बैंक को दिया है जिस अकाउंट में, उस पर हमें कुछ क्या मिल रहा होगा, कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा, हमारी कुछ बचत हो रही होगी, हमको कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो सेविंग अकाउंट का जो मेन पर्पज होता है वो होता है, जो हमने पैसा जमा किया है, जो डिपॉजिट किया है पैसा, उस पर इंटरेस्ट कमाना।
तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जमा पर ब्याज अर्जित करना। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, एक बार उन्हें देख लेते हैं, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आप डाल लो हेडिंग बैंक अकाउंट्स, ठीक है, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स डाल लो, बैंक अकाउंट्स टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले बैंक अकाउंट होता है, एक होता है आपका करंट बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। और करंट अकाउंट बेसिकली कौन खुलवाता है? जो बिजनेसमैन होता है, बेसिकली जो होता है ये बिजनेसमैन के लिए होता है, बिजनेस मैन के लिए ये अकाउंट खोला जाता है। और इस करंट अकाउंट में बेसिकली हम फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती कि हमें, जैसे कि बहुत सारे अकाउंट होते हैं उसमें लिमिट होती है। तो सबसे पहले ये जो यूज किया जाता है ये फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। और इस अकाउंट के बारे में आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि नो मैक्सिमम अमाउंट होल्डिंग लिमिट, कि ऐसा नहीं है आपके अकाउंट में कोई भी मैक्सिमम अमाउंट होल्डिंग लिमिट नहीं होती है। आप जितना पैसा रखना चाहते हो अपने इस अकाउंट में, करंट अकाउंट में रख सकते हो। और दूसरी बात जो मैंने बताया था, जो ट्रांजैक्शन लिमिट होती है ना, जैसे कि जो एक सेविंग अकाउंट होता है उसका होता है कि एक दिन में आप इतनी ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो या इतने तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इस अकाउंट के लिए नो लिमिट ऑफ डेली, या आप बोल लो मंथली भी बोल सकते हो, ठीक है, नो लिमिट ऑफ डेली और मंथली ट्रांजैक्शन, कि आप एक दिन में कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं होती है, ये चीज़ याद रखना है। और दूसरी बात, ये जो करंट अकाउंट होता है इस पर यूजुअली नो इंटरेस्ट होती है, या आप मान सकते हो कि बहुत कम इंटरेस्ट मिलती है, या आपको कोई भी इंटरेस्ट बैंक के द्वारा नहीं मिलती है। ये भी एक मेन पॉइंट है, ये चीज़ आप याद रखना। सेविंग अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलती है, बट करंट अकाउंट पर यूजुअली या तो इंटरेस्ट नहीं मिलती, या सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में बहुत कम आपको जो आपकी इंटरेस्ट है वो देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारा ये करंट अकाउंट हो गया, मैं इसे अभी रफ कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पूरा देख लो, ठीक है, मतलब लिख लो इसे। अभी हम दूसरे अकाउंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दूसरा अकाउंट हम चलो सेविंग अकाउंट के बारे में ही बता देता हूँ, ठीक है। सेविंग अकाउंट से सवाल पूछा गया था, अभी और भी अकाउंट देखेंगे, और भी अकाउंट होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ सेविंग अकाउंट के बारे में। दूसरा अकाउंट कौन सा होता है? दूसरा अकाउंट होता है हमारा सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है, सेविंग अकाउंट होता है दूसरा हमारा। और सेविंग अकाउंट का मेन फ़ायदा क्या होता है? ये नॉर्मल हम लोगों का जो अकाउंट होता है वो जनरली सेविंग अकाउंट ही होता है, ठीक है। तो आप जैसे जाओगे बैंक में कि आपको बैंक में खाता खुलवाना है, अकाउंट खुलवाना है, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा आपका सेविंग खोलूँ करंट खोलूँ। नॉर्मली हर इंसान का सेविंग अकाउंट ही खोला जाता है। जब आप बोलोगे कि मुझे करंट अकाउंट खुलवाना है या कोई और अकाउंट, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे सैलरी अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, वो अलग होते हैं, ठीक है। बट सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें पे इंटरेस्ट, बैंक के द्वारा आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा 6-7%, जो भी बैंक, अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको दिया जाता है। और इसमें आपका एक लिमिट होती है ट्रांजैक्शन की, ये ध्यान रखना, ठीक है। यही डिफरेंस होता है करंट में, कि उसमें या तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और उसमें, लेकिन उसमें कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होती, लेकिन इसमें लिमिट होती है। इसमें होता है लिमिटेड ट्रांजैक्शन, इसमें आपका होगा लिमिटेड ट्रांजैक्शन इन अ मंथ। और डेली का भी होता है कि आप इतना ट्रांजैक्शन कर सकते हो इन अ मंथ टू विड्रॉ, कि मतलब इतने पैसे आप अपने एक महीने में या एक दिन में निकाल सकते हो। मंथ, इन अ मंथ और इन अ डे भी लिख सकते हो, ठीक है, इस चीज़ को। और उसके बाद एक हमारा जो अकाउंट होता है वो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसे आप एफडी भी बोलते हो। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है एक हमारा, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है, ठीक है। कहते हैं ना एफडी करा ली, आप किसी से पूछोगे वो क्या बोलेगा? भाई मैंने एफडी करा ली। एफडी में यूजुअली जो आपका यूजुअली क्या यही होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हायर देन होता है सेविंग अकाउंट से, मतलब सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा हायर रेट होता है, हायर इंटरेस्ट रेट, हायर इंटरेस्ट रेट, हायर इंटरेस्ट रेट देन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसका एक फिक्स्ड डिपॉजिट होता है कि आप अपने हिसाब से एक फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं। और वो फिक्स्ड डिपॉजिट फिक्स्ड टाइम के लिए होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट फिक्स्ड टाइम के लिए होता है।
फिक्स्ड डिपॉजिट आपका फिक्स्ड टाइम के लिए होता है। इसमें पहले ही आपको एक निश्चित समय करना पड़ेगा कि आपको कितना रुपया कितने टाइम के लिए लगाना है, ठीक है। मिनिमम इसमें 7 दिन के लिए आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, मैक्सिमम शायद 10-15 साल है, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है मैक्सिमम कितना टाइम है, लेकिन वो पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा। बस एक फिक्स डिपॉजिट फिक्स टाइम के लिए किया जाता है, आपके अकॉर्डिंग होता है कि आपको कितने टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट करना है, और जो इंटरेस्ट रेट होता है सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है। लेकिन आपने सपोज फिक्स्ड अमाउंट किया 1 साल के लिए, और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई 6 मंथ बाद ही, और अगर आप इसे पहले ही निकाल लेते हो, मतलब मैच्योर नहीं हुआ आपका आपका टाइम था 1 साल का, लेकिन आप 6 महीने पहले ही निकालते हो, मतलब प्री मैच्योर अगर इसे निकालते हो, तो या तो आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जीरो इंटरेस्ट मिलेगा, आपका जो प्रिंसिपल है वो वापस कर दिया जाएगा, या कुछ मिनिमम इंटरेस्ट मिलेगा, जो एक्चुअल इंटरेस्ट मिलना था आपको वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो फिक्स्ड डिपॉजिट ऐसे नहीं करा सकते। देखो सेविंग अकाउंट में तो आप पैसे कभी भी निकाल सकते हो, बस फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में अगर आप पहले पैसे निकालोगे तो आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, या बहुत मिनिमम फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक, और इसे जब तक आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको दूसरा कराता हूँ। मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा मतलब हमने कौन से अकाउंट देख लिए, सेविंग अकाउंट देख लिया, करंट अकाउंट देख लिया, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट देख लिया, एक और अकाउंट देख लो जिसको हम बोलते हैं सैलरी अकाउंट। उसको क्या बोला जाता है, सैलरी अकाउंट। जैसे कल को अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको क्या होगा, आपका सैलरी अकाउंट खुलेगा, और बेसिकली ये एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट के लिए होगा, गवर्नमेंट के लिए होगा, ये सभी के लिए होता है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, आपका सैलरी अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद बेसिकली सैलरी अकाउंट का क्या फ़ायदा होता है कि जैसे अगर आपकी सैलरी आई, ठीक है, आपकी सैलरी आई, और उस पैसे को आप कहीं भी खर्च कर सकते हो, कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं होती। जैसे कुछ बैंक में क्या होता है, कुछ मतलब जैसे सेविंग अकाउंट है, उसमें क्या होगा कि आपका 5,000 रुपये बैंक के अनुसार या 3,000 रुपये मिनिमम आपको अपने अकाउंट में रखने ही पड़ेंगे। बट सैलरी अकाउंट का क्या फ़ायदा है कि इसमें कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं होती, नो मिनिमम लिमिट, ठीक है। आपके अकाउंट में 0 रुपया भी है ना, अगर आपके अकाउंट में 0 रुपया भी है तब भी इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप पर कोई भी फाइन नहीं लगेगा, ये चीज़ आप याद रखो, ठीक है। उसके बाद हमने कितने देख लिए, 4 देख लिए ना, करंट अकाउंट देख लिया, सेविंग अकाउंट देख लिया, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अकाउंट देख लिया, सैलरी अकाउंट देख लिया, ठीक है। तो बस ये 4 याद कर लो, मोर देन इनफ है, ठीक है। बस याद क्या, आपको बस समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द फीमेल लिटरेसी रेट वाज रिकॉर्डेड एज, कि आपका जो सेंसस हुआ था 2011 का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताना, फीमेल का लिटरेसी रेट बताना है, महिला साक्षरता दर बतानी है, ठीक है। ये आप देखो सेंसस 2011 ऑलरेडी, अगर आप स्टैटिक जीके किया है आपने, मैंने पूरा स्टैटिक जीके कराया है फॉर एमटीएस 2024, और मैंने उसमें बहुत अच्छे से पूरा सेंसस कराया है, और उसमें फ़ीमेल लिटरेसी रेट, मेल लिटरेसी रेट, वो सारी चीज़ें कराई हैं। तो मैंने सेंसस पार्ट 1 में भी यही बात बोली थी कि वो क्लास देख लेना, इसमें नहीं कराऊंगा, बट कुछ सवाल जो आएंगे सेंसस के वहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फीमेल लिटरेसी रेट की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो वो है आपका 65.46, ठीक है। 65.46 आपका क्या है, साक्षरता दर था, महिला साक्षरता दर था, तो ये बात आपको याद रखनी है। और अगर हम मेल की बात करते हैं कि मेल का लिटरेसी रेट कितना था, अगर फीमेल की बात आई है तो एक बार मैं आपको मेल को भी बता देता हूँ। मेल का जो लिटरेसी रेट था ना, मेल का लिटरेसी रेट, तो मेल का जो यहाँ पर लिटरेसी रेट था वो था 82.14% था, 82.14% था। और अगर हम ओवरऑल देखें, ये तो देखो फीमेल का हो गया ये वाला, मेल का हो गया ये वाला, अगर मैं ओवरऑल देखूं कि ओवरऑल ओवरऑल क्या था, तो ओवरऑल आपका था 74.04%। और भाई ये परसेंटेज पॉइंट के बाद भी याद रखना, क्योंकि सवाल में पॉइंट के बाद भी आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग एंड रेगुलेटिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो देखो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था जब हम पार्ट 1 कवर कर रहे थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से अगर मैं देखूँ अभी सिर्फ ना एमटीएस में, चाहे वो सीएचएसएल एग्ज़ाम है, चाहे वो सीजीएल एग्ज़ाम है, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम है ना, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम हिंदी में पढ़ें तो भारत में कौन सा न्यायामक संस्था सूक्ष्म वित्त संस्थानों की देख रेख और विनियमन के लिए जिम्मेदार है,
तो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कौन रेगुलेट करता है ये पूछा गया है। और मैंने जब शायद आपको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जब हम पार्ट 1 में देख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट किया जाता है, ये रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो ठीक है, तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में आपको पार्ट 1 में डिटेल में बता चुका हूँ, तो यहाँ हम नहीं देखेंगे। तो ये हमारा आरबीआई यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इज नोन एज। तो देखो, जब मैंने आपको पार्ट 1 करा रहा था तो शायद दूसरा ही क्वेश्चन था जहाँ पर मैंने आपको जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, एनडीपी और मैंने आपको एनएनपी बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो जिन्होंने पार्ट 1 देखा है उन्हें पता होगी। तो एक वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं को मूल्य को क्या कहा जाता है, तो मैंने ये आपको बताया था, इसको जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पर लिख लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है इसे, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में जिसे बोलते हैं। कि बेसिकली जीडीपी क्या होती है, जितनी भी हमारी फाइनल गुड्स होती हैं। पहली बात, फाइनल गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड नहीं होती, दो तरह की होती हैं, एक फाइनल गुड, एक इंटरमीडिएट गुड। तो इसमें जो हम कैलकुलेट करते हैं फाइनल गुड्स करते हैं और विद इन द कंट्री होना चाहिए। और ये बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, तो बार बार हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये जीडीपी आप सभी को पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। देखो, फिर आपका जो सवाल है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से आ गया। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से एक दो सवाल ये हैं जो बार बार रिपीट होके बनते हैं। भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको ये बार बार पढ़ने की जरूरत है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इन्हांस फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखो, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंक्रीज रिलायंस ऑन इनफॉर्मल लैंडिंग सोर्सेज, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। और मैंने आपको ये डायरेक्ट पॉइंट बताया था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में कि ये याद रखना। ठीक है, इसका लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ता है पॉवर्टी पे, तो ये तो गलत है, बहुत ज़्यादा पड़ता है पॉवर्टी एलिविएशन करने के लिए, ये भी मैंने बताया था। मिनिमम सपोर्ट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर, तो ऐसा नहीं है कि ये वुमेन के लिए है, तो ये आप ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो। और मैंने जब आपको पार्ट 1 में एमएफआई कराया था तो मैंने आपको लिखाया भी था कि इट इन्हांस द फाइनेंशियल इंक्लूजन, और ये पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, वित्तीय समावेश में वृद्धि। ठीक है, ये यहाँ पर इनका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, जो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में करा चुका हूँ डिटेल में, वो उस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब कि सबसे कम पॉपुलेशन, तो ये भी मैंने आपको पार्ट 1 में करा दिया था। और सेंसस की मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, सेंसस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। मैंने ये आपको स्टैटिक जीके में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, तो वहाँ पे जाके देख लेना। अभी यहाँ पर हमसे पूछा गया है लोएस्ट पॉपुलेशन बतानी है भारत की किस स्टेट में रहती है। तो जो आपकी लोएस्ट पॉपुलेशन रहती है वो सिक्किम में रहती है। ठीक है, और मैक्सिमम पॉपुलेशन, जो सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में पॉपुलेशन रहती है वो कौन सा है आपका, यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये तो लोएस्ट पॉपुलेशन हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पर लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर मैं स्टेट की पूछ लूँ कि किस स्टेट में सबसे कम लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब देखो, पॉपुलेशन का मतलब होता है कि उस स्टेट में कम रहते हैं, और पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये होता है कि एरिया बहुत है और उस एरिया के हिसाब से लोग कम रहते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी पूछ लिया जाता है, वो है 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की, अगर हम स्टेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की। अगर वहीं पे मैं बात करूँ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट में ज़्यादा है, अगर हम स्टेट की बात करते हैं स्टेट की, तो वो है हमारा बिहार। ठीक है, वो क्या है हमारा बिहार। अप्रॉक्स 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, स्क्वायर किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये हमने ये देख लिया, और पूरा डिटेल में आप देख लेना। ठीक है, मैं जो ऑलरेडी स्टैटिक जीके में से कवर करा चुका हूँ।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये नहीं कराया था मैंने कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो देखो आपकी जो बंधन बैंक है ना, वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। और वैसे भी आप जानते होंगे, ऑप्शन से कर सकते हो कि एचडीएफसी तो कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं है, स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, तो ये तो सब आपको वैसे भी पता है। लेकिन फिर भी जो बंधन बैंक है वो आपकी एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल है। अगर जैसे मैं और माइक्रो फाइनेंस का बात करूँ तो एक है आपकी, कौन सी है, अन्नपूर्णा करके है एक, अन्नपूर्णा फाइनेंस करके एक बैंक है, वो भी आपकी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में आती है। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल है जो ग्रामीण बैंक होती हैं, ठीक है, जो ग्रामीण बैंक होती है वो भी आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल आता है। और आपका जो एनजीओ वगैरह होते हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं, वो भी आपके एक तरह से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ही होते हैं। तो और ऐसा और कुछ देखना नहीं है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट हैज़ द सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो। कि सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट में है। तो देखो अगर मैं सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो की बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें हम, हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें, देखो सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि आपके कितने मेल 1000 मेल पे काउंट होता है। बेसिकली 1000 मेल पर कितनी फ़ीमेल हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा जो मेल के अकॉर्डिंग, मेल से भी ज़्यादा फीमेल हैं, वो आपकी पहले नंबर पे आता है केरला, ठीक है। केरला का जो सेक्स रेशियो वो सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे आपका आता है पुडुचेरी, दूसरे नंबर पे आता है पुडुचेरी, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु। ये एटलीस्ट 5 तो याद होने ही चाहिए हमें, तमिलनाडु। उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश। और 5 याद कर लो, आंध्र प्रदेश, केरल, पौडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और एक कौन सा आता है इसके बाद, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़। ये आपके 5 स्टेट हैं जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरल का है, फिर पुडुचेरी का, ये आपका यूटी है, ठीक है, फिर ये तमिलनाडु का, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर छत्तीसगढ़ का है। तो स्टेट में देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर स्टेट पूछी है, तो सेकंड हाईएस्ट स्टेट, अब ये तो हमारा होगा नहीं स्टेट, ये तो यूटी है, तो पहली हाईएस्ट स्टेट आपकी केरल हो गई और सेकंड हाईएस्ट कौन सी हो गई आपकी, तमिलनाडु हो गई। और वैसे भी पुडुचेरी ऑप्शन में नहीं है तो वो वैसे भी नहीं होगा, और हमसे स्टेट पूछी है तो हम स्टेट ही बताएंगे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। और अगर हम देखें सेक्स रेशियो, अगर मैं यूटी की बात करता हूँ कि सबसे ज़्यादा यूटी किस, अगर देखो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट पूछ ले, देखो एक ऐसे पूछेगा आपसे कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो, रेशियो इन, देखो ओवरऑल पूछ ले तो ओवरऑल तो आपका केरल होगा। आपसे स्टेट पूछ ले तो स्टेट भी आपका केरल होगा। बट आपसे यूटी में पूछ ले कि यूटी दे दे चार, इनमें से पूछ ले तो सबसे ज़्यादा किसका है, पुडुचेरी का, ठीक है, पुडुचेरी का। और अगर हम बात करें यूटी में लोएस्ट सेक्स रेशियो, लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करूं अगर मैं, तो यूटी में जो लोएस्ट सेक्स रेशियो है वो है आपका दमन एंड दीव का, दमन एंड दीव का है, ठीक है। और अगर हम स्टेट की बात करें, देखो स्टेट में हाईएस्ट तो केरल में हो गया। अगर मैं लोएस्ट की बात करूं, लोएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट, यूटी तो आपकी अंडर दमन एंड दीव हो जाएगी। और अगर मैं स्टेट की बात करता हूं तो यहाँ पर स्टेट हो जाएगा आपका हरियाणा, हरियाणा में सबसे कम है, ठीक है। और बस लोएस्ट में हरियाणा याद करो। हरियाणा के बाद वैसे अगर हरियाणा से ऊपर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, लेकिन वो मत करो, वो पेपर में कभी मैंने तो देखा नहीं है पूछते हुए। बस इतना याद कर लो, एक तो ये 5 स्टेट याद कर लो कि सबसे ज़्यादा केरल का, फिर पुडुचेरी का, फिर तमिलनाडु का, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर छत्तीसगढ़ का। उसके बाद अगर मैं हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करता हूँ तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है केरल का। और अगर स्टेट की बात करेंगे तो तब भी केरल ही होगा। ओवरऑल जब केरल है तो स्टेट में ऑब्वियसली बात है केरल होगा। और यूटी की बात करें तो यूटी आपका पुडुचेरी होगा हाईएस्ट में, और यूटी लोएस्ट में बात करें तो दमन एंड दीव होगा। और लोएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट की बात करें तो हरियाणा होगा, ठीक है। इतना आपको इसमें याद होना चाहिए और इससे ज़्यादा आपको इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज, कारक लागत को निम्न
नामों से भी जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं। तो देखो, जो फैक्टर कॉस्ट होती है, जो आपकी इनपुट होती है, जो लागत आप लगाते हो, फैक्टर कॉस्ट किसको बोलते हैं? जो आपकी इनपुट कॉस्ट होती है ना, जो आप लागत लगा रहे हो, जो इनपुट दे रहे हो, जो इनपुट, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करना है, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उसके लिए अब आपको बहुत सारी चीज़ें लानी पड़ेंगी, लेबर लानी पड़ेगी, रेंट देना पड़ेगा जिस बिल्डिंग में वो लगा रहे हो, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? फैक्टर कॉस्ट है। ये सब क्या है? आपकी फैक्टर कॉस्ट है। और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? आपकी इनपुट कॉस्ट होती है, ठीक है। जो लागत लगती है वो वाली आपकी कॉस्ट होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। और देखो, मतलब फैक्टर कॉस्ट को आप, चलो इतना ही ठीक है, इतना ही देख लो। दो तरह की कॉस्ट होती है अगर देखा जाए तो, कि जिस, जैसे आपका, अगर हम मैं बात करता हूँ फैक्टर कॉस्ट की, तो फैक्टर कॉस्ट बेसिकली वो होती है वो सारी कीमत जिस पे आप प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है। फैक्टर कॉस्ट कौन सी होती है? जिस पर आपका प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, जो भी उसमें लागत आएगी वो आपकी फैक्टर कॉस्ट होती है। एक अगर हम बात करें मार्केट कॉस्ट की, या मार्केट प्राइस लिख लो। मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ, तो मार्केट प्राइस वो होता है कि जिस जिस कीमत पे उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है, जिसको मैं एमआरपी बोलता हूँ, ठीक है, वो मेरी मार्केट कॉस्ट होती है। तो बस इतना समझना, बेसिक सी बात है, आपको सबको पता होगी इतनी तो, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड इन द गवर्नमेंट बजट। देखो, कई बार हम सवाल देख चुके हैं और फिर से आया है, तो हम वही अपनाएंगे कि रेवेन्यू। अब रेवेन्यू है तो फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होगा। ट्रांजैक्शन कैसा होगा? फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होगा। ट्रांजैक्शन कैसा होगा? फ्रीक्वेंट होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखो। और रिसीप्ट है, रिसीप्ट मतलब पैसा आ रहा है। मैंने ये पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझाया है। आपका जो पैसा है वो आ रहा है, ठीक है। इतना आपको करना है। अब देखो कि किस में फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो अभी देखो, रीपेमेंट ऑफ लोन वाई अ स्टेट ऑन्ड कंपनी, के रीपेमेंट किया जाता है लोन का, जो आपने लोन लिया है उसका रीपेमेंट किया जाता है। तो देखो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर लोन का रीपेमेंट आ रहा है तो वो कैपिटल आपका क्या होगा? कैपिटल में रखेंगे उसे। लेकिन अगर इंटरेस्ट होता है यहाँ पर, रीपेमेंट उसमें होता पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ लोन, तो वो हमारा रेवेन्यू में आता, ठीक है। उसके बाद है बोरोइंग मनी फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, बार मतलब उधार हम किसी से पैसा लेंगे तो बार बार तो उधार लेते नहीं है। पहले बताया कि जो बोरोइंग होता है, हम किसी से उधार ले रहे हैं, किसी से लोन ले रहे हैं एक तरह से, तो वो फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता। तो इसलिए ये आपका कैपिटल में ये इसलिए आपका रेवेन्यू में नहीं आके कैपिटल में आता है। सेल ऑफ गवर्नमेंट ऑन लैंड, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, और डिसइन्वेस्टमेंट किस में आता है? जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट होता है, पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझाया था, डिसइन्वेस्टमेंट आपका कैपिटल में आता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस, तो ये आपका इस ऑप्शन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बेसिकली डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड आप ऐसे समझो कि कोई कंपनी है, ठीक है, वो हर साल, हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद अपने जो शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उन्हें अपना या तो कंपनी के कुछ शेयर देती है एज अ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ प्रॉफिट अपने जो शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, उसको डिविडेंड बोला जाता है। जैसे कि सपोज आपने एमआरएफ टायर्स हैं, ठीक है, एमआरएफ टायर का आपने क्या ले रखा है? शेयर ले रखा है। अब उस कंपनी को, जो आपका शेयर लगा हुआ है उस पर, तो आपको जो कंपनी अगर ग्रो करेगी तो वो तो ग्रो होंगे होंगे, साथ में अलग से आपको डिविडेंड भी देगी कंपनी के। सपोज कंपनी जितनी ग्रो हो गई और कंपनी का जो खुद का प्रॉफिट है उसमें से भी खुश होकर कंपनी जो आपको देती है, चाहे वो शेयर दे दे। सपोज एमआरएफ तो आपको एक शेयर नहीं देगी, क्योंकि 1 लाख प्लस का ये शेयर है। बहुत सारी कंपनी शेयर दे देती हैं, जैसे आपने एक्चुअल में 10 शेयर खरीदे थे, एक शेयर आपको डिविडेंड का मिल गया, 2 शेयर आपको डिविडेंड के मिल गए, तो ठीक है, वो शेयर दे देती हैं आपको, या आपको प्रॉफिट एज अ पैसा दे देती हैं, रुपए दे देती हैं, तो डिविडेंड उसको बोला जाता है। तो डिविडेंड फ्रीक्वेंट होता है, 3 महीने में कोई देती है, कोई 6 महीने में देती है एक बार, कोई साल में एक बार देते हैं। तो इस तरह से हर कंपनी का अपना अलग होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। अब देखो, मैंने आपको पार्ट 1 में, जब हम पार्ट 1 कर रहे थे, तो पार्ट 1 में मैंने आपको बैंकिंग सिस्टम पूरा पढ़ाया था। बैंकिंग सिस्टम मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, और जिसमें मैंने आपको 2 तरह की बैंक बताई थी। एक बताई थी मैंने कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक का जो फोकस होता है वो प्रॉफिट पे नहीं होता।
ये मैंने बताया था। और मैंने एक बताया था आपको, कौन सी बैंक बताई थी जो इसमें पूछी गई है, कमर्शियल बैंक। ठीक है, जो आपकी कमर्शियल बैंक होती है उसका जो प्रॉफिट होता है, फोकस होता है वो प्रॉफिट पे होता है, कि वो क्या करती है, आपसे पैसे लेगी, मतलब पब्लिक से पैसे लेती है। जैसे आप अपना कमर्शियल बैंक में पैसा जमा करने के, जैसे SBI, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब क्या है, कमर्शियल बैंक है। पब्लिक से पैसा लेके पब्लिक को ही देती है, पब्लिक से जैसे लेगी 7% इंटरेस्ट पे, और पब्लिक को ही देगी लोन, एज अ लोन देगी, और लगभग 10%, 12%, हर बैंक का रेट अलग होता है। ठीक है, अपना प्रॉफिट कमाते कैसे हैं, मतलब बेसिकली लोन देकर। ठीक है, अभी क्या पूछा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ग्रांटिंग लोन्स एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। और देखो अब बैंक क्या करती है, आपको लोन देती है। देखो इसमें तो ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तभी ये सवाल कर पाओगे। अब कोई भी बैंक है वो आपको लोन देगी, और किसी भी बैंक में आप पैसा जमा कर सकते हो, जो भी डिपॉजिट करना चाहते हो वो जमा कर सकते हो। तो बैंक का काम क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन आपको ऋण देना और जमा स्वीकार करना। अब ऐसे थोड़ी नहीं कि किसी बैंक में आप पैसा जमा करने गए और आपसे बोल दे कि भाई नहीं, हम नहीं करेंगे जमा, आपका पैसा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। एक बार को वो लोन देने से मना कर सकता है कि आप लोन के लिए आप अगर एलिजिबल ही नहीं हो, आपका सिबिल स्कोर उतना अच्छा नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने कभी लोन लिया नहीं तो उतना आइडिया नहीं। ठीक है, उसके बाद इशूइंग नोट्स एंड कॉइन्स, तो ये तो हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, ये RBI करती है। ठीक है, उसके बाद है रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई, तो भाई रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई RBI करती है, जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। अभी आगे हम मॉनेटरी पॉलिसी डिटेल में बताऊंगा आपको, सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी हम जब मॉनेटरी पॉलिसी कराऊंगा, CRR, SLR, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी आगे हम देखने वाले हैं। उसके बाद कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये सारे फंक्शंस किसके होते हैं, ये सारे फंक्शंस होते हैं RBI के। ठीक है, और बैंक का फंक्शन होता है ये, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और मैंने RBI आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी RBI को बोलते हैं, पार्ट 1 में बताया था। और बैंक ऑफ बैंक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब RBI के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, इस्टेब्लिशमेंट वगैरह, शुरुआत कैसे हुई, पूरा हम पार्ट 1 देख चुके हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर। When the transboundary economic activities of an economy and depreciation are included into accounts, the aggregate measure is known as। जब किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधियों और मूल्यह्रास को ध्यान में रखा जाता है तो समग्र माप को इस रूप में जाना जाता है, GDP, PCI, NNP, GNP। देखो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पार्ट 1 में, तो ये दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। इसको हम GNP बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मैं आपको बहुत अच्छे से पार्ट 1 में बताया था, मैंने आपको 4 टर्म बताए थे। GDP बताया था, एक NDP बताया था, उसके बाद फिर मैंने आपको GNP बताया था, उसके बाद NNP बताया था। ठीक है, तो पार्ट 1 अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले देखो, इस लेक्चर को बाद में देखना। उसके बाद है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिस्पोजेबल इनकम। अब देखो मैं आपको दोनों इनकम पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम भी पढ़ा चुका हूँ, पर्सनल इनकम भी पढ़ा चुका हूँ। देखो मैंने आपको बताई थी कि जो इनकम होती है आपकी वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी पर्सनल इनकम। ठीक है, एक कौन सी होती है आपकी पर्सनल इनकम, और एक कौन सी होती है आपकी, एक होती है डिस्पोजेबल इनकम। एक कौन सी होती है पर्सनल इनकम, और एक कौन सी होती है डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम ये है, सपोज आपकी सैलरी है 1 लाख, आपको 1 लाख मिलता है, तो ये हो गई आपकी सैलरी। अब देखो 1 लाख मिलेगा तो आपको उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा। तो 1 लाख में से सपोज सारे जो भी टैक्स फैक्स लगू के, सपोज 10,000 रुपये आपके टैक्स के और जो भी खर्चा था वो कट गया, 90,000 रुपये अब आपके हाथ में आए, तो ये 90,000 रुपये क्या हो गई, डिस्पोजेबल इनकम हो गई। इसे अपने ऊपर आप खर्च कर सकते हो। तो जिस इनकम को आप फुली यूज्ड कर सकते हो, अपने ऊपर खर्च कर सकते हो, वो होती है आपकी डिस्पोजेबल इनकम। या आप बोल सकते हो टैक्स और अदर डिडक्शन के बाद जो इनकम आपके पास आती है उसको बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम। और पर्सनल इनकम जो वो होती है जो टोटल आप प्रॉफिट या जो भी आप बिजनेस से कमा रहे हो या जो आपको मिल रही है विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड। ठीक है, कोई भी टैक्स वगैरह कटने से पहले की जो इनकम होती है उसको पर्सनल इनकम बोलते हैं, और टैक्स कटने के बाद जो इनकम होती है उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। तो हम ऑलरेडी इस चीज़ को देख चुके हैं। तो देखो डिस्पोजेबल इनकम किसे बोलते हैं। ऑप्शन पहला, द टोटल इनकम अर्नड बाई अ बिजनेस एंड कॉर्पोरेशन इन एन इकोनॉमी। तो देखो ये टोटल इनकम अर्नड बाई बिजनेस एंड कॉर्पोरेशन इन एन इकोनॉमी, तो ये तो पर्सनल इनकम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद टोटल इनकम अर्नड बाई इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड बिफोर टैक्सेस एंड अदर डिडक्शन। बिफोर टैक्सेस एंड अदर डिडक्शन, तो ये भी आपकी पर्सनल इनकम हो जाएगी।
द इनकम अर्नड बाई इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड आफ्टर टैक्स एंड अदर डिडक्शन। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम। मैंने बताया ना, टैक्स और अदर डिडक्शन कटने के बाद जो आपकी जो पैसा आपके पास बचा, जो इनकम आपके पास बची, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है। करों और अन्य कटौतियों के बाद व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित आय को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रो यूज आय, जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन मेनली प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड सपोर्ट टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है। तो मैं जब आपको सिडबी के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी पार्ट 1 में कि सिडबी क्या करती है, फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, किसको, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। और जब मैंने सिडबी पढ़ाया था तब भी बताया था, और जब मैंने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पढ़ाया था पार्ट 1 में तब भी बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर कमर्शियल बैंक। अभी देखो हम कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ के आए हैं, अभी जस्ट बताया था 2 तरह की बैंक होती हैं, एक कमर्शियल बैंक, एक कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक का होता है चीज क्या करना, प्रॉफिट करना, प्रॉफिट कमाना। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि कमर्शियल बैंक जो प्रॉफिट है वो कैसे कमाएंगी, आपसे वो पैसा लेती हैं, आपने जो पैसा डिपॉजिट किया बैंक में, उसको क्या करेंगी, वो डिफरेंट मतलब लोगों को या बिजनेसमैन्स को क्या दे देगी, वो लोन पे दे देंगी। और लोन पे जैसे आपसे आपसे आपको सपोज जो पैसा जमा करने का मिल रहा है 7%, और बैंक किसी को लोन देगी सपोज वो 12% पे, तो बेसिकली बैंक का जो फ़ायदा हुआ 5% का फ़ायदा हो गया। ठीक है। तो बेसिकली जो बैंक है वो प्रॉफिट कैसे कमाती है, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है कमर्शियल बैंक का, बेसिकली लोन्स देना। ठीक है। किसी को पैसा उधार देना और उस पर ब्याज लेना, और जितनी ब्याज पर आपसे लिया उससे अधिक ब्याज में बेसिकली देती है कोई भी बैंक। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। 16 क्वेश्चन हो गए और इनमें कुछ खास है नहीं समझाने के लिए, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ ना। तो अब थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी देख लेते हैं। 2023 में अगर मैं बात करूँ, 2023 में एमटीएस 2023 में, तो मॉनेटरी पॉलिसी से एक भी सवाल नहीं आया। बट इकोनॉमिक्स का जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना भाई, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। 10-15 मिनट लूँगा, 15 मिनट लूँगा और आपको पूरी मॉनेटरी पॉलिसी समझा दूँगा। जो लोग 1-1 घंटा का लेक्चर कराते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो भी सवाल पूछे जाएंगे, 2023 में तो नहीं पूछे गए बट 2022 में आए हैं, और एसएससी के और एग्जाम में मॉनेटरी पॉलिसी से आए हैं, तो मैं उसे मिस नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, पूरा अभी आपको पूरा समझ में आएगा। आज से पहले आपको ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले आपसे पेपर में जो सवाल बनेगा, पहला जो बनता है कि मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा लाई जाती है। जैसे अभी हमने ऊपर भी देखा था, जब वहाँ पर बैंक का एक ऑप्शन था और सारे आरबीआई के थे। तो पहली बात, मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा लाई जाती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेके आती है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। और मॉनेटरी पॉलिसी किस लिए लाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी ये लिख लो, महंगाई। ठीक है। एक बार देख लेना भाई, मैं हिंदी में गलत ना लिख दूं। महंगाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी महंगाई, मतलब कि इन्फ्लेशन को, महंगाई को कम या ज़्यादा करने के लिए लाई जाती है। अभी कैसे करते हैं वो भी बन जानेंगे। इसके कुछ टूल्स होते हैं जिसके द्वारा किया जाता है, लाई जाती है। अब जैसे देश में जैसे सपोज महंगाई ज़्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, तब मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, जो इसके टूल्स हैं उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तब भी उसमें चेंज किए जाएंगे, कि देखो किसी भी देश में महंगाई ना हो, जैसे कि मतलब ऐसा होता है कि देश में महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ती रहनी चाहिए, विद रेस्पेक्ट टू टाइम महंगाई बढ़ती रहती नहीं चाहिए। जैसे कहते हैं ना, आटे में नमक के बराबर महंगाई होगी तो चलेगी, लेकिन आटे में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो रोटी कड़वी लगने लग जाएंगी। वैसे ही अगर आपकी देश में महंगाई ज़्यादा हो जाए तो फिर आपकी लाइफ कड़वी हो जाएगी, आप वो चीज़ें खरीद ही नहीं पाओगे जो आपकी बेसिक नीड्स हैं।
तो बेसिकली इन्फ्लेशन किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है और इन्फ्लेशन होना चाहिए। इन्फ्लेशन होगा तभी देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, ये बात ध्यान रखो। लेकिन इन्फ्लेशन कहते हैं ना, कोई भी चीज़ ना तो ज़्यादा अच्छी और ना ही बेकार अच्छी। अगर महंगाई ज़्यादा हो रही है तब भी वो देश के लिए ख़राब है, और महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ रही तब भी वो देश के लिए ख़राब है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कुछ टूल्स आते हैं जिनका यूज करके आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करता है। ज़्यादा हो रही है तो कम करता है और कम हो रही है तो थोड़ा मेंटेन करता है। ठीक है, तो इतनी बात हमने समझ ली। अब देखते हैं कि आरबीआई कैसे करता है। इस मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा आरबीआई क्या करता है कि वो आपका जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल करता है। तो देखो, कुछ टर्म है जो आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे तो आपने देखा होगा। एक होता है आपका बैंक रेट, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके, क्योंकि यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। एक होता है आपका बैंक रेट हो गया, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रेपो रेट, एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ। ठीक है, एमएसएफ होता है। रेपो रेट होता है तो एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और एक आपको वर्ड सुना होगा आपने CRR, जिसे बोलते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो। एक टर्म होता है जो आपने पढ़ा होगा SLR, उसे पढ़ते हैं SLR को हम स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, और कौन सा टर्म मुझे तुम्हें पढ़ाना है? बस इतना ही है। इन्हीं इन्हीं टर्म से सवाल बनते हैं, आपसे पूछ लेगा बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ कैसे होता है, और ये इन्फ्लेशन कैसे हम कम बढ़ती करते हैं। अगर डेप्थ में पूछेगा तो बस इतना पूछ लेगा। लेकिन आज आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं 1 मिनट इसे नोट डाउन कर लो, अगर करना चाहते हो, समझना चाहते हो, अपनी भाषा में लिख सकते हो इस बात को। अब मैं आपको एक एक करके वर्ड हम देखेंगे, कौन सा वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारा वर्ड है वो मैं आपको कराता हूँ रेपो रेट, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो रेपो रेट होता है। सवाल पेपर में यहीं से बनता है, रेपो रेट। अब देखो, बेसिकली जो आपका रेपो रेट होता है ना, वो क्या करता है, जैसे कि आपकी बैंक्स हैं जैसे HDFC हो गई, SBI हो गई, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, या कोई भी प्राइवेट बैंक है, ठीक है, ICICI बैंक हो गई, कोई भी आपकी बैंक है, ठीक है, वो जब आरबीआई से लोन लेती है, आरबीआई से क्या लेगी, लोन लेगी। अब किसी बैंक को सपोज पैसे की ज़रूरत है, तो आरबीआई को, आपको पता है आरबीआई को क्या बोलते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोला जाता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोला जाता है कि जब बैंक को पैसा कहीं से नहीं मिलता तो वो कहाँ जाती है, आरबीआई के पास, कि भाई साहब हमें लोन दे दो। ठीक है, तो आरबीआई कहता है बिल्कुल हम लोन दे देंगे, लेकिन तुम्हें लोन देंगे तो उसका हम तुमसे कुछ पैसे चार्ज करेंगे, भाई ब्याज चार्ज करेंगे। ठीक है, तो सपोज वो आपको लगभग 5% के आसपास रेपो रेट रहता है, और ये चेंज होते रहते हैं साल में 3-4 बार, तो 4 बार तो कम से कम चेंज होते ही हैं, उससे ज़्यादा भी ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, आरबीआई के हाथ में जितनी बार चेंज करना चाहे रेपो रेट को, उतना रेपो रेट चेंज कर सकता है। बेसिकली क्या है कि बैंक को, अगर वो सपोज कोई बैंक आई, ऐसे समझो कि सपोज पीएनबी बैंक आई आरबीआई के पास, भैया हमें 1,000 रुपये दे दो। आरबीआई बोला ठीक है तुम्हें 1,000 रुपये दे देंगे, लेकिन हम 5% ब्याज लेंगे। बोला कि भाई बिल्कुल ले लेना 5% ब्याज। तो 5% ब्याज आरबीआई, पीएनबी किसको देगा, आरबीआई को देगा। किसको देगा 5% ब्याज, आरबीआई, सॉरी पीएनबी आरबीआई को देगा। अब ये पीएनबी है, ये भाई चालाक है, ये तो बैंक है, ये तो पैसा कमाएगा। ये जो 1,000 रुपये को, अब आप गए, आपने बोला कि भैया मुझे अपना एक बिजनेस करना, पीएनबी के मतलब जो आपका बैंक का क्या बोलते हैं, ब्रांच मैनेजर है, उससे जाके बोलते हो पीएनबी की ब्रांच मैनेजर से कि मुझे बिज़नेस करना है, उसके लिए मुझे लोन चाहिए। वो बोला कि बिल्कुल हम लोन दे देंगे तुम्हें, लेकिन हम 10% चार्ज करेंगे। बोला कि ठीक है यार, अब मुझे तो ज़रूरत है, 10% चार्ज कर लेना। ठीक है, तो वो 10% ले लिया, तो अब बैंक का कितना फ़ायदा हो गया, 5% का फ़ायदा हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, आरबीआई ने 5% पे पैसा दिया किसको, बैंक को उधार, और बैंक ने 10% पैसा किसको दे दिया, आपको उधार 10% पे। तो बेसिकली जब पैसा वापस आएगा तो आरबीआई किसको लौटा देगा, आरबीआई लौटा देगा, सॉरी बैंक किसको लौटा देगा, आरबीआई को। और बैंक के पास, खुद के पास कितने रुपए बच गए, 5%
पैसे बच गए। ठीक है, अब एक और बात, अब इसका महंगाई पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। देखो मैं महंगाई पे आपको एक इफेक्ट बताता हूँ, थोड़ा सा इसे डिटेल में समझते हैं कि जैसे किसी बैंक, एक पर्टिकुलर बैंक है, अब उसे आरबीआई से पैसा, सपोज मैं कहता हूँ मेरा जो रेपो रेट है वो 5% है, ठीक है, और उसे मतलब हमारा, हम ये मान रहे हैं कि हमारा 5% है, और आप लोन लेने गए सपोज 1 लाख रुपए, ठीक है, और जब आप लोन लेने गए बैंक से, आरबीआई से 5% पे 1 लाख रुपए आप लोन ले आए, ऐसे ही आप जैसे बहुत सारे लोग आ गए। अब बहुत सारे लोगों पे क्या है, बैंक 10% पे दे रही है, सबको लग रहा है यार 10% तो कोई ज़्यादा ब्याज नहीं है, 10% तो मैं दे ही दूंगा, और जो ये ब्याज होती है 1 साल पे काउंट होती है कि ज़्यादा ब्याज नहीं है, और बहुत सारा पैसा मार्केट में आ गया, लोगों के पास पैसा आ गया क्योंकि लोगों ने ले लिया, लोन ले लिया। अब आप घर आए और आप बन गए शहंशाह। आप कौन बन गए, शहंशाह बन गए, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ वो इस पर मत ध्यान देना, बस मैं क्या बोल रहा हूँ, शहंशाह गलत है सही है उस चीज़ पे ध्यान मत देना। आप शहंशाह बन गए। जो चीज़, जैसे आप गए कपड़े की शॉप में, 400 रुपये की शर्ट थी, 400 रुपये की शर्ट थी, आप और दुकानदार ने बोला कि देखो भैया ये 600 की है, लेकिन मैं तुम्हें 500 की दे दे रहा हूँ। अब आपके पास 1 लाख रुपए आपकी पॉकेट में पैसा है, वो खर्च भी तो होना चाहिए। देखो ये एक ह्यूमन ह्यूमन क्या बोलते हैं उसको, मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं याद आ रहा, कि ह्यूमन ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब उसके पास पैसा होता है तो वो खर्च होना चाहिए, ठीक है। तो 400 की चीज़ भी मोस्ट ऑफ द क्या होगा कि 500 में ले आएंगे। अब और भी लोग लोन लेके आए, मार्केट में पैसा तो है, ये बैंक आपको सस्ते में लोन दे रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने लोन ले ली, फिर बहुत सारे लोग वो 500 की टी शर्ट ही खरीदते गए। अब दुकानदार ने क्या सोचा कि यार जब ये 400 की टी शर्ट शर्ट मेरी 500 में बिक रही है, अब मैं इसका बेस प्राइस ही 500 कर देता हूँ, मैं 500 से कम में बेचूंगा ही नहीं, क्योंकि लोग खरीदने वाले हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा है। पैसा क्यों है, क्योंकि कम ब्याज पे उन्हें पैसा मिल रहा है बैंक से, इसलिए उनके पास पैसा है। तो अब उसने वो 500 की शर्ट, 400 की शर्ट, अब उसकी बेस प्राइस ही 500 हो गई, कह रहा है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं बेचूंगा। तो बेसिकली अगर मेरा रेपो रेट कम है तो मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा, और मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो जो 400 की शर्ट है वो 500 में आप खरीद लाओगे, इसलिए महंगाई भी धीरे धीरे करके बढ़ जाएगी। उतनी जल्दी इम्पैक्ट नहीं डालती, बट महंगाई एक दिन मतलब धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। लेकिन अब आरबीआई को लगा, एक सेकेंड थोड़ा सा हम रफ करते हैं, अब मैं बताता हूँ महंगाई कैसे कंट्रोल करेगी। अब देखो जो 400 की शर्ट है वो 500 की हो चुकी है, अब वो वापस से 400 की कैसे होगी वो देखते हैं। अब बैंक आरबीआई को लगा यार महंगाई बढ़ रही है देश में, ठीक है। जब आरबीआई को ये लगेगा कि महंगाई बढ़ रही है तो वो क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट, सॉरी रेपो रेट बढ़ा देगा। पहले बैंक को 5% में दे रहा था, अभी वो बैंक को सपोज 10% में देगा। अब आप गए बैंक में लोन लेने, आपके जो 1 लाख रुपए थे वो खर्च हो गए, आप गए बैंक में कि भाई 1 लाख रुपए और दे दो, ठीक है। आप बोले कि, बैंक बोला अब 20% पे मिलेगा लोन। आप बोलोगे यार 20% तो बहुत हो गया, 10% तो चलो मैं झेल लूंगा, 20% नहीं झेल पाऊंगा, आप लोन बिना ले घर आ गए। या आपको अगर आपको 1 लाख लोन लेना था तो आपने सिर्फ कितने रुपए लिए, 20,000 रुपये आपने लोन लिए। अब आपके पास लिमिटेड पैसा है, अब 20,000 रुपये है, अब आप 400 की शर्ट को 500 में नहीं खरीदोगे। अब वापस से आप उसी दुकानदार पे गए, उसने बोला भैया 500 की शर्ट है, आप बोलोगे भाई देख अपनी शर्ट रख अपने पास, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। अब ऐसे और लोगों के पास भी पैसा कम हो गया, तो अब दुकानदार, उस दुकानदार के यहाँ से लोग बाग लौटने लगेंगे, तो वो सोचेगा यार जो 400 की शर्ट 500 की थी वो अब मेरी नहीं बिक रही है, तो वापस से उसने क्या कर दिया, वो शर्ट 400 की कर दी। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो चीज़ें बिकेंगी नहीं, और जब डिमांड कम होगा तो प्राइस गिरता है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो, अगर किसी चीज़ का डिमांड कम है तो उसकी प्राइस भी कम होगी, वो आगे और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ऐसे रेपो रेट इम्पैक्ट डालता है महंगाई पे, मेरा ये कहने का मतलब है। तो अब आपको ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर मैं रेपो रेट को बढ़ा देता हूँ तो मेरी जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं रेपो रेट को कम कर देता हूँ तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आने लग जाएगा, आप लोन ज़्यादा लेने लग जाओगे, तो महंगाई क्या है, बढ़ जाएगी। ये खाली एक टर्म नहीं है जो इम्पैक्ट डालता है, अभी और भी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारे टर्म होते हैं। और अच्छा रेपो रेट के बारे में एक और बात बता देता हूँ, हमने ये तो पढ़ लिया कैसे ये इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट डालता है। अच्छा जो ये रेपो रेट होता है ना, ये दो से बेटा सेकेंड, जो आपका रेपो रेट होता है वो किसी भी बैंक को 2 से लेकर 14 दिन के लिए दिया जाता है, ये ध्यान रखना। आपसे ये भी सवाल बना है पेपर में, इसलिए करा रहा हूँ कि जो रेपो रेट पे, मतलब अगर किसी बैंक को पैसा चाहिए 2 से लेकर 14 दिन के बीच में, बैंक कह रहा है आरबीआई से भाई मैं वापस कर दूंगा आपके,
तो वो उसको पैसा किस पे दिया जाएगा, रेपो रेट पे दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही जैसे हमने रेपो रेट पढ़ा, वैसे ही एक होता है हमारा एमएसएफ। एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये इसमें अभी क्या करता है, इसमें भी जैसे रेपो रेट में भी, इसमें भी आरबीआई क्या करता है, लोन देता है। आरबीआई लोन देता है किसको, बैंक्स को। लेकिन रेपो रेट पे मतलब इस रेट पे, ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट हैं सारे, ठीक है, जिन इंटरेस्ट रेट पे आपका आरबीआई बैंक को लोन देता है। लेकिन ये तो देता है 2 से लेकर 14 दिन के लिए, और एमएसएफ ये जो वाला रेट है इसके लिए देता है सिर्फ एक रात के लिए। एक रात के लिए अगर बैंक को ज़रूरत है तो वो एमएसएफ करके एक रेट होता है, और ये हायर देन होता है आपका इससे, रेपो रेट से। और इस पे एक रात के लिए बेसिकली एमएसएफ एक इंटरेस्ट रेट है, और ये ओवरनाइट के लिए आपका ओवरनाइट के लिए लोन लेती है बैंक, लोन लेती है बैंक किससे, आरबीआई से। ठीक है, तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई। आप बोलोगे हाँ भैया हो गई। अब देखो 2 से 14 दिन के लिए हो गई, एक रात के लिए ज़रूरत है उसके लिए भी। अब हो सकता है ना कि 14 दिन से भी ज़्यादा दिन के लिए बैंक को ज़रूरत हो, तो उसके लिए एक अलग रेट बनाए। ठीक है, हमने रेपो रेट पढ़ लिया, हमने तुम्हारा रेपो रेट पढ़ लिया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ रेट पढ़ लिया। एक ऐसे ही आपका होता है बैंक रेट। बैंक रेट में भी सेम वही प्रोसेस है कि आरबीआई आपका लोन देगा, आरबीआई आपका लोन देगा किसको, बैंक्स को। आरबीआई लोन देगा आपकी बैंक्स को, लेकिन ये मोर देन 14 डेज के लिए देता है। अगर 14 दिन से ज़्यादा के लिए बैंक को ज़रूरत है, अगर 14 दिन से ज़्यादा के लिए बैंक को लोन लेने की ज़रूरत है आरबीआई से, अगर वो लोन देता है तो वो बैंक रेट पे लेगा। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, बस लॉन्ग पीरियड के लिए जब किसी भी बैंक को लोन चाहिए होता है आरबीआई से, तो वो किस रेट पे मिलता है, उसे बैंक रेट पे मिलता है। ठीक है, तो अब एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अगर एक दिन के लिए चाहिए तो एमएसएफ रेट पे मिलेगा। आपसे ये दिन पूछ लेता है पेपर में, ये ध्यान रखना। एमएसएफ रेट जो होता है वो ओवरनाइट के लिए होता है, एक रात के लिए। वहीं पर अगर हमारा बात करें रिवर्स रेपो रेट, तो ये 2 से लेके 14 दिन के लिए होता है। ठीक है, इस रेट पे अगर हमें चाहिए तो। और अगर हमें बैंक रेट पे चाहिए तो ये लॉन्गर टाइम के लिए होता है। लॉन्गर टाइम मतलब मोर देन 14 डेज के लिए अगर हमें चाहिए तो, मोर देन 14 डेज के लिए अगर हमें चाहिए तो। ठीक है, अभी आपको 3 टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब थोड़ा सा मैं आपको क्या समझाता हूँ। तो अच्छा, अब ये तीनों टर्म का एक ही मतलब है, तो एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई ना कि अगर रेपो रेट हो, मैं रेपो रेट को अगर बढ़ाता हूँ, और अगर मैं एमएसएफ को बढ़ाता हूँ या किसी को भी बढ़ाता हूँ, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाऊँ या एमएसएफ रेट को बढ़ाऊँ या मैं बैंक रेट को बढ़ाऊँ, तो बेसिकली बैंक को पैसा कैसा मिलेगा, महंगा इंटरेस्ट पे मिलेगा। जब बैंक को महंगे पे मिलेगा तो वो लोगों को महंगे पे देगा। तो बेसिकली हमारा जो इन्फ्लेशन होगा वो कम हो जाएगा, लोगों के पास लोग कम पैसा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा अब देखो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग कम पैसा लेंगे ना, और कम पैसा लेंगे तो मार्केट में कम पैसा आएगा, और कम पैसा आएगा तो जो डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट की वो कम होगी। जब लोगों के पास पैसा होगा ही नहीं तो वो क्यों खरीदेंगे प्रोडक्ट, अगर सस्ता मिलेगा तभी खरीदेंगे। तो उस डिमांड, जब प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो उस प्रोडक्ट की प्राइस भी कम होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक और पढ़ लेते हैं इससे ही रिलेटेड, फिर मैं आपको बैंक रेट वगैरह, मैं आपको एसएलआर और सीआरआर एक साथ पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या, रिवर्स रेपो रेट। अभी हम रिवर्स रेपो रेट पढ़ते हैं। RRR, ट्रिपल आर मूवी देखी है ना, रिवर्स रेपो रेट। बेसिकली देखो रिवर्स रेपो रेट में क्या है, रिवर्स रेपो रेट में क्या है, बैंक के पास सपोज पैसा, अब यहाँ बैंक के पास पैसा है, बैंक के पास मनी है, और बैंक को पता है कि कल सैटरडे है, बैंक बंद रहेगी। फिर कल संडे है, संडे को भी बैंक बंद रहेगी। और फिर मंडे है, मंडे का है रक्षाबंधन। मंडे का क्या है, जैसे इस बार मंडे का पड़ा है ना, तो अब आपकी जो बैंक है वो 3 दिन बंद रहेगी। ठीक है, अब 3 दिन बंद रहेगी तो मतलब जो लोग बाग हैं वो पैसा निकालने नहीं आएंगे। और सपोज बैंक के पास 1 करोड़ रुपया पड़ा, 1 करोड़ मतलब मैं तो बहुत छोटी कीमत ले रहा हूँ, 1000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। ठीक है, अब बोलेंगे अब 3 दिन बैंक बंद रहेगी तो 3 दिन बैंक के पास पैसा नहीं होगा,
तीन दिन बैंक के पास ये पैसा 1,000 रुपया 1,000 करोड़ रुपया पड़ा पड़ा, 3 दिन में कुछ प्रॉफिट तो होगा नहीं। अब बैंक वाले चालाक हैं, ये जाएंगे आरबीआई के पास। ये कहाँ जाएंगे? आरबीआई के पास कि भैया हमारा 1,000 करोड़ रुपया ले लो 3 दिन के लिए। अब आरबीआई को लेना पड़ेगा, ये बात आरबीआई की मैंडेटरी है कि आरबीआई को वो पैसा लेना पड़ेगा। और वो बोलेगा कि देखो रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होता है, कि अब तुम सोचो कि जितनी कीमत पे इंटरेस्ट पे हम तुम्हें दे रहे हैं तो उतनी कीमत पे हम तुमसे ले लें, तो देखो हमें तो कोई ज़रूरत है नहीं, तुम्हारे भले के लिए हम ले रहे हैं, ठीक है, हमें तो ज़रूरत नहीं, तुम हमारे पास आए हो हमारा गेट खटखटाने, हमें तो तुम्हारे पास गई नहीं। अब देखो बैंक की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई का गेट खटखटाता है। बट रिवर्स रेपो रेट में अब आरबीआई, हाँ देखो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि आरबीआई लोन लेती है बैंक से। आरबीआई को भाई कभी ज़रूरत नहीं होती बैंक से लोन लेने की। आरबीआई के पास बैंक जाता है कि भैया हमारा पैसा ले लो, अपने पास रख लो और इतने दिन के लिए रख लो और हमारा इतना दे देना। तो जिस रेट पर आरबीआई बैंक का पैसा अपने पास रखता है उस रेट को रिवर्स रेपो रेट पूछ बोलते हैं। और इस देखो बहुत सारे लोगों से अगर मैं रिवर्स रेपो रेट पूछता हूँ तो रिवर्स रेपो रेट में लोग ये बोलते हैं कि आरबीआई लोन लेता है किससे? बैंक से। तो भैया ये स्टेटमेंट गलत है। आरबीआई लोन कभी नहीं लेता बैंक से, आरबीआई लोन नहीं लेता है। आरबीआई को कोई पैसे की जरूरत नहीं है जो आरबीआई लोन लेगा, ठीक है। तो आरबीआई कभी नहीं लेता, बैंक खुद जाता है कि हमारा पैसा रख लो, ठीक है। तो उस चीज को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया। अब मैं आपको क्या समझाऊंगा, एसएलआर और सीआरआर, ठीक है। अभी हम एसएलआर देखेंगे और उसके बाद सीआरआर देखेंगे। मतलब पहले मैं आपको सीआरआर बता देता हूँ। दोनों टर्म आपस में कनेक्टेड हैं। एक होता है सीआरआर जिसको मैं बोलता हूँ कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर को क्या बोलता हूँ मैं बोलता हूँ कैश रिजर्व रेशियो। देखो कैश रिजर्व रेशियो में क्या करता है, आरबीआई की एक गाइडलाइन है, आरबीआई की एक गाइडलाइन है, आरबीआई की एक गाइडलाइन है, आरबीआई गाइडलाइन है। ये बैंक से बोलता है कि जैसे अगर तुम्हारे पास 100 रुपये आ रहे हैं, टोटल टोटल आ रहा है 100 रुपये, तो लगभग कुछ रुपया तुम्हें कैश के फॉर्म में अपने पास रखना पड़ेगा। मतलब उसे आप लोन नहीं दे सकते। देखो बेसिकली बैंक क्या करता है, आप जो पैसा जमा करते हो, जैसे आपने 100 रुपये जमा करा तो बैंक तो भैया यही चाहेगा ना कि वो 100 रुपये का 100 रुपये लोन दे दे जिससे कि उसे इंटरेस्ट मिले। अब सपोज ये बताओ 100 रुपये आप लेना चाहते, 100 रुपये आपने जमा किए, 100 रुपये उसने लोन दे दिया और कल को आपको ज़रूरत पड़ी आपको पैसे निकालने की, तो अब बैंक के पास तो वो पैसा है ही नहीं ना, और आपको ज़रूरत है। और भैया बैंक वाला तो कह देगा कि भाई आज कैश ही नहीं है, तो आपको तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आरबीआई की गाइडलाइन है कि कुछ परसेंट 100 रुपये में से कुछ परसेंट आपका किसको रखना पड़ेगा, बैंक को कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा। उतना पैसा वो लोन पे नहीं दे सकती। अगर 100 रुपये बैंक में जमा होते हैं तो वो 97 रुपये ही आपका लोन पे दे सकती हैं। अब ये लगभग 3% के समथिंग रहता है कैश रिजर्व रेशियो। अब ये घटता बढ़ता रहता है, साल में लगभग 4 बार तो चेंज होता ही होता है, ठीक है। तो ऐसा ये फिक्स नहीं है 97 ही रखना है, 96 ही रखना है, तो बस इस पर मत जाना। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उस पर रहना। और लगभग ये 5% से ज़्यादा नहीं जाता, 5% से कम ही रहता है, 3% के समथिंग रहता है। अभी करंट क्या चल रहा है वो मैंने नहीं देखा, लगभग 3% के समथिंग कैश के फॉर्म में किसी भी बैंक को रुपया रखना रहेगा, ठीक है। अब सपोज 3% में मान रहा हूँ, सीआरआर मेरा कितना है 3% है। अब बैंक क्या करेगा, 97 रुपये बचा, 97 रुपये किस पे दे देगा, लोन पे दे देगा। तो आरबीआई बोलता है यार ये तो 97 लोन पे दे देगा और बहुत पैसा कमा लेगा, मतलब पैसा कमा लेगा और साथ में कल को ज़रूरत पड़ी किसी इंसान को पैसा कम निकालने की। आरबीआई हमेशा एक चीज़ चाहता है कि अगर तुम बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, अगर तुम बैंक में पैसा जमा कर रहे हो और कल को तुम वो पैसा अपना निकालना चाहते हो, तो कोई भी बैंक आपसे ये ना बोले कि भैया हम पे तो कैश खत्म हो गया, ठीक है। तो इसलिए आरबीआई ने एक और निकाला रूल एसएलआर का। किसका निकाला, एसएलआर का। एसएलआर का होता है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। अब बेसिकली क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है कि ये तो कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है और ये भी उसको बैंक को रखना पड़ेगा। लगभग आपका जो रहता है अप्रॉक्स 18% के समथिंग रहता है, ठीक है, कम बढ़ती भी हो सकता है। ये किसी भी बैंक के पास, बैंक को अपने पास रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग। इतना परसेंट मतलब
आरबीआई की गाइडलाइन है, बैंक को पैसा रखना पड़ेगा। तो लगभग 3% अगर मैं CRR रखना पड़ेगा और 18% मतलब 21-22%, मतलब अगर किसी बैंक के पास 100 रुपये टोटल डिपॉजिट होता है तो उसमें से वो लगभग 78% ही लोन पे दे सकता है, बाद बाकी का उसे अपने बैंक के पास रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करता है कोई भी बैंक तो उसमें क्या होगा, उस पर लगेगा फाइन, और ये करोड़ों में फाइन लगते हैं। तो ये मैंडेटरी होता है किसी भी बैंक के द्वारा, और इसके पर्पज यही होते हैं जैसे CRR। हाँ। हम्म, हाँ मतलब मैं एक चीज़ भूल गया बताना, जैसे मैंने यहाँ बताया था जो CRR है वो तो किसको देता है, वो तो देता है आरबीआई को, और SLR बैंक रखता है अपने पास ही। ठीक है, अपने पास ही, बस लोन नहीं देगा, रखेगा अपने पास ही, और रखना मैंडेटरी है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो लगभग 21-22% बैंक पैसा बचा के रखता है। ठीक है, कि कल को किसी को जरूरत हो, कल को कैश खत्म ना हो, या कल को बैंक भाग जाती है, जैसे बहुत सारे बैंक बंद हो जाती हैं, तो एटलीस्ट आरबीआई के पास कुछ तो पैसा होना चाहिए, जिससे कि कुछ टाइम के लिए, जितना टाइम उसको रिसर्च करने में लगे, उसको ढूंढने में लगे, उतने टाइम के लिए लोगों को कुछ कुछ रुपए दे के लोगों का मतलब जो एंगर है वो थोड़ा कम करा जाए, या लोगों को समझाया जा चुके कि अभी जैसे तुम्हारे 1 लाख जमा है और 10-10 हज़ार रुपये सबको आरबीआई दे दे। बैंक से इतना पैसा इसीलिए रखा जाता है अपने पास कि कल को बैंक भाग जाए, बैंक का दिवालिया निकल जाए। ठीक है, बहुत ऐसा हुआ भी है ना, तो ये भी एक रीजन होता है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब इसमें एक एक चीज़ जो थोड़ा डेप्थ में पूछ सकता है, अगर देखो, या तो सवाल बनेगा डायरेक्ट कैसे जब रेशियो क्या होता है, SLR क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़। लेकिन थोड़ा सा अगर डेप्थ में पूछेगा, बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिक्स से क्यों डर लगता है जब डेप्थ में पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टर्म लिखो, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक मैंने पढ़ाया था रेपो रेट, मैंने क्या पढ़ाया था आपको, रेपो रेट। एक पढ़ाया था मैंने बैंक रेट, एक मैं आपको CRR, एक पढ़ाया SLR। देखो, अगर ये सब मैंने ये बढ़ा दिए जाएं तो ये बताओ, मेरा जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, मैंने भी आपको बताया वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो लोग बाग लोन क्या लेंगे, कम लेंगे, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब लोग बाग लोन कम लेंगे तो लोगों के पास जो कैश है वो क्या होगा, कम होगा। जब लोगों के पास कैश कम होगा तो वो प्रोडक्ट कम खरीदेंगे, कोई भी प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड क्या है, कम हो जाएगी। और जब प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी तो जो उस प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइस है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, जब प्राइस कम हो जाएगी तो ओवरऑल क्या कम हो जाएगा आपका, आप बोलोगे भैया इन्फ्लेशन मेरा क्या है, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के बाद भाई मॉनेटरी पॉलिसी में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आज के बाद बिल्कुल भी मत होना, यहाँ से सवाल बने तो कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP इज अ वेलफेयर प्रोग्राम बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये जो आपकी किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था, एक रूरल डेवलपमेंट करके मिनिस्ट्री थी ये रही। ठीक है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था NSAP। और देखो, इसको डिटेल में मैं बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, मतलब मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि एक तो कॉम्प्लिकेटेड है, और ऊपर से कभी पेपर में पूछा नहीं गया इसके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, EPFO वगैरह के बारे में समझाना पड़ेगा, और वो पेपर में पूछा नहीं जाता, तो इसलिए हम यहाँ इस चीज़ को यहीं पे छोड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोमिनेंट ट्रेंड इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया। कि जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है उनमें क्या अभी हाल ही में क्या ट्रेंड दिखने को मिल रहा है, क्या प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। ठीक है, डिक्रीज रिलायंस ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी। देखो, आजकल कोई सा भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, माइक्रो है या कोई भी इंस्टीट्यूट फाइनेंस सेक्टर है, उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी पर जो रिलायंस है, जो रिलायबिलिटी है, निर्भरता है, वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी इन लोन अप्रूवल, ऋण स्वीकृति में अत्यधिक नौकरशाही। तो देखो, एक्चुअल में हो सकता है, बट ऐसा हमें नहीं लगाना है, हमें तो ऐसा देखना है। उसके बाद लिमिटेड फोकस ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो ऐसा भी नहीं है कि माइक्रो फाइनेंस, इस पे तो पहले भी एक सवाल बना था, तो उसमें ही मैंने बताया था कि ये गलत है। ये तो ऐसा नहीं है कि हम वुमेन एंटरप्रेन्योर पे ही फोकस करता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज। अभी आपको देखा है
मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज कितना सारे ट्रांजैक्शन मोबाइल से हो रहे हैं, जो पॉपुलर ट्रेंड है आज के टाइम में, सारा जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो मोबाइल पर आ चुकी हैं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये यही हो जाएगा, और इसके लिए आपको कोई इको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से भी इसका आंसर कर सकते हो। और ठीक है, इसमें कुछ डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाई बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट से आप क्या समझते हो? देखो, मैंने पार्ट 1 में आपको 3 तरह के बजट पढ़ाए थे। पार्ट 1 में मैंने आपको क्या तरह के बजट पढ़ाए थे बताओ? 3 तरह के बजट पढ़ाए थे, ठीक है। जिसमें से एक मैंने पढ़ाया था बैलेंस्ड बजट, एक पढ़ाया था मैंने सरप्लस बजट, एक मैंने पढ़ाया था डिफिसिट बजट। तो वो तो मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुका हूँ, तो वो सब चीज़ तो आप पढ़ लिया होगा आपने, आई होप। अब तो आप देख के आए होंगे पार्ट 1। तो बैलेंस बजट कुछ नहीं होता, मैंने आपको बताया था, जब हमारा खर्चा, जो एक्सपेंडिचर जिसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ खर्चा, खर्चा मेरा क्या हो जाए, बराबर हो जाए किसके? रेवेन्यू के। रेवेन्यू के मतलब कि जो मेरा राजस्व है उसके बराबर हो जाए, तो मेरा क्या होगा? बैलेंस्ड बजट होगा। एक्सपेंडिचर मोर देन रेवेन्यू, तो ये मेरा होता है डेफिसिट बजट। ये कौन सा होता है? मेरा डेफिसिट बजट होता है। डेफिसिट बजट होता है। एक्सपेंडिचर इज लेस देन रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर कम है रेवेन्यू ज़्यादा है, तो ये होता है मेरा सरप्लस बजट। हमारे भारत का तो कभी सरप्लस बजट हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये है हमारा सरप्लस बजट। हमारा डेफिसिट बजट रहता है इंडिया का, ठीक है, ये इंडिया का बजट है। हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, कमाई कम है। उसके बाद है एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेवेन्यू, तो ये मेरा है बैलेंस्ड बजट। ये कौन सा है? मेरा बैलेंस्ड बजट है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हमारा जो सेंसस हुआ था 2011 का, उसमें 121 करोड़ टोटल पॉपुलेशन थी, ये चीज़ याद रखना। और देखो, मैंने जो सेंसस वाला कराया था उसमें एक दो चीज़ें नहीं कराई थी, वो देख लो, ठीक है। एक तो यही वाला क्वेश्चन नहीं कराया था कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है। देखो, मैंने आपको बताया ना, स्टैटिक जीके की जो प्लेलिस्ट है उसमें बन जाएगा सेंसस लेकिन उसमें शायद ये नहीं कराया 121 करोड़, तो ये लिख लेना। उसके बाद यार, कभी कभी ना पेपर में, जो शायद उस नोट्स में नहीं कराया मैंने, आपसे अर्बन पॉपुलेशन भी पूछ लेगा, अर्बन और रूरल। देखो, अर्बन मतलब शहरी, अर्बन मतलब शहरी पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन पूछ लेगा, पॉपुलेशन, 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 ठीक है। शहरी आबादी, शहरी आबादी कितनी थी? 31.16% थी। मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे बिल्कुल अच्छे से, जिससे कि आप समझ पाओ। टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं अगर हम, टोटल पॉपुलेशन, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन की, तो टोटल पॉपुलेशन आपकी कितनी है? 121 करोड़ है, ठीक है, 121 करोड़ है। इसमें अगर हम दो चीज़ में डिवाइड हो जाता है, एक है हमारी अर्बन, अर्बन पॉपुलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं शहरी आबादी, आबादी, ठीक है। और एक है आपकी रूरल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, जिसको बोलते हैं ग्रामीण, ग्रामीण आबादी, ठीक है। तो जो आपकी अर्बन पॉपुलेशन थी वो थी 31.16%, ये चीज़ याद रखना। और अगर मैं 100 में से 31.16 घटा दूंगा तो ये बचेगा लगभग 68.84%। तो ये थी हमारी इतनी आपकी परसेंटेज में। अगर आपसे उसमें पूछ ले, एग्जैक्ट फिगर पूछ ले, तो ये लगभग थी आपकी 377.1 मिलियन। और ये थी आपकी रूरल वाली 833.1 मिलियन, ठीक है, अप्रॉक्स इतनी थी। अब टोटल पूछ ले एग्जैक्ट फिगर में, तो आपका 121 करोड़ हो ही जाएगा, ऊपर मैंने लिख ही दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। बस इसमें इतना ही देखते हैं, और मैंने कराई दिया है सेंसस, तो वो तो आप देख ही लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट। इनमें आपसे पूछा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बताना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैपिटल का मतलब होता है जो ट्रांजैक्शन होगा वो फ्रीक्वेंट नहीं होगा। अब तो देखो आप बहुत समझदार हो गए होंगे इन सब में। और जो खर्चा है आपका, ठीक है। अब देखो, परचेज ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, अब जो आप मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदोगे
मतलब सैन्य उपकरण, वो ऐसा तो नहीं कि आपने एक बार खरीद लिया तो आप उसको, आपको बार बार खरीदने की ज़रूरत है, एक बार आपने खरीद लिया तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखेंगे। लेकिन अगर हम सब्सिडीज देते हैं, जैसे किसानों को अभी पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो वो तो हर 3 महीने बाद मिलता है ना, और वो मिलता ही रहेगा हर 3 महीने में, एक एग्जैक्ट टाइम बाद मिलता ही रहेगा ना। मिलिट्री इक्विपमेंट का तो ये आज खरीद लिए 2 साल तक मत खरीदो, बट अगर किसानों को पैसा मिल रहा है तो वो तो मिलता ही रहेगा ना, जब तक सरकार, या तो सरकार अपने वादे से मुकर जाए, अगर जो उसने वादा किया उस हिसाब से तो मिलना चाहिए। उसके बाद लोन, अगर आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो आपको हर महीने देना होगा ना। उसके बाद मेंटेनेंस, अब कुछ कोई आपने, अगर देखो, अगर बिल्डिंग बनवाओगे तो बिल्डिंग तो एक बार बनेगी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगी, लेकिन बिल्डिंग का मेंटेनेंस तो हर 6 महीने बाद, हर 1 साल बाद होता ही रहेगा ना, फ्रीक्वेंट होगा। और कैपिटल में जो है वो हमारा फ्रीक्वेंट नहीं होता, तो ये चीज़ तो ऑलरेडी समझा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द लिटरेसी रेट रिकॉर्डेड इन केरला। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, केरल का है 94%, ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ, तो ऐसा चीज़ मैं और कुछ कराऊंगा नहीं। ठीक है, और सेंसस पूरा देख लेना एक बार जाके, ज़्यादा मिनट की नहीं है, 20 25 30 मिनट की क्लास है वो। ठीक है, उसके बाद है व्हाट डज द टर्म ओवरड्राफ्ट मीन इन बैंकिंग। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? तो देखो, दो तरह के सवाल बनते हैं, एक तो आपसे पूछेगा ओवरड्राफ्ट क्या होता है। एक सवाल बना था पेपर में कि ओवरड्राफ्ट किन अकाउंट्स के वालों के लिए होता है। जैसे अभी हमने बैंकिंग अकाउंट देखे, हमने सेविंग अकाउंट देखा, हमने करंट अकाउंट देखा, हमने सैलरी अकाउंट देखा, हमने फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट देखा। तो पहली बात, जो ओवरड्राफ्ट होता है ना, ओवरड्राफ्ट वो करंट अकाउंट वालों के लिए होता है। किसके, ये फैसिलिटी किसके लिए अवेलेबल होती है? करंट अकाउंट वालों के लिए। ठीक है, ये किसके लिए अवेलेबल होगी फैसिलिटी? करंट अकाउंट वालों के लिए। और ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज तुम्हारे बैंक में 10 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, और आपको 15 रुपये की ज़रूरत है, तो आप अपने अकाउंट से 15 रुपये भी निकाल सकते हो। मतलब जितना एक्चुअल में आपके बैंक बैलेंस है उससे ज़्यादा अगर आपको पैसे निकालने की फैसिलिटी देती है बैंक, उसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। और ये बिजनेसमैन्स वगैरह के लिए दिया जाता है जो करंट अकाउंट होता है। और लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि देखो 10 रुपये की जगह आपको 15 रुपये दे रही है, आपके अकाउंट में 10 ही रुपये, आपको निकाल लिया आपने 15 रुपये, तो बैंक का क्या फ़ायदा? बैंक जो आप एक्स्ट्रा 5 रुपये निकालोगे ना, एक्स्ट्रा 5 रुपये निकालोगे, उस पर कुछ इंटरेस्ट लेगी बैंक आपसे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ओवरड्राफ्ट का मतलब जितना एक्चुअल में आपके बैंक में पैसा है उससे ज़्यादा पैसा निकालना। ठीक है, तो देख लेते हैं द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन्स। तो लोन्स वगैरह पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं, इंटरेस्ट तो नहीं होती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब तो ये ज़्यादा पैसा निकाल लेना। ठीक है, मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट फ्रॉम एन एटीएम, मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट भी नहीं होती। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फंड बिटवीन बैंक्स अकाउंट, दो बैंक अकाउंट के बीच में जो ट्रांसफर करते हैं फंड, वो नहीं होती। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फैसिलिटी, शॉर्ट टर्म, सॉरी यही होगा। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फैसिलिटी का मतलब जैसे कुछ समय के लिए आपको, शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे अगर अब अभी आपके अकाउंट में 10 ही रुपये चाहिए पड़े हैं, लेकिन अगर आपको 15 रुपये की जरूरत है, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंशियल फैसिलिटी आपको दे देगी कि भैया ठीक है, आप 15 रुपये निकाल लो। ठीक है, तो ये करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए ही अलाउड होता है। ठीक है, और इसकी भी एक लिमिट होती है और इसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि इतने समय के अंदर, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड बाय इन द ईयर 2020 बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान वर्ष 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ये सवाल शायद पार्ट 1 में भी हमने देखा था, तो उसमें मैंने आपको बता दी थी कि ये गरीब कल्याण रोजगार योजना क्या है। ठीक है, ये ड्यूरिंग कोविड-19 आई थी। ठीक है, जो बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स है उनके लिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बस इसमें हमने, शायद मैंने उस वक्त नहीं बताया हो, तो ये देख लो कि ये किस डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो जिस डिपार्टमेंट के द्वारा ये लॉन्च की गई थी उस डिपार्टमेंट का नाम बताना है आपको कि उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है। तो बेसिकली जो, अब देखो, ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए थी, और माइग्रेंट वर्कर्स बेसिकली रूरल एरियाज में ही जाएंगे, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ही किया होगा। थोड़ा सा अगर हम सोशल कॉमन सेंस लगाएं तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हु सेड द फॉलोइंग मनी इज वॉट मनी डज। निम्नलिखित में से किसने कहा पैसा वही है जो पैसा करता है? ये बात कही थी प्रोफेसर वॉकर ने, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, उसके बाद अब हमारे हो गए 25 क्वेश्चन। हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 25। अब हमारे 10 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, इसमें मैंने जो इंक्लूड नहीं करे थे वो 5 ईयर प्लान्स के जो क्वेश्चंस थे वो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अब हम 5 ईयर प्लान देख लेते हैं, क्योंकि 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखो। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान देखते हैं थोड़ा सा क्या, पूरा आपको मैं डिटेल में बताऊंगा 5 ईयर प्लान।
तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान से बात करेंगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, और शुरू के 2 3 4 फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखना। मैं आपको ये भी बता दूंगा, मैं देखो सोच रहा हूँ कि सारे ना कराऊँ, ठीक है, आपको 5 ईयर प्लान कुछ इंपॉर्टेंट करा दूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन फिर भी ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ना पढ़ा हो वहीं से पूछ ले। जो पहला 5 ईयर प्लान आया था वो कब आया था? 1951 में आया था। 1951 से लेकर 1956, मतलब 5 साल के लिए था बेसिकली। और ये ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। ये कौन सा था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किस मॉडल पे बेस्ड था, तो ये था बेस्ड ऑन हेरोड हेरोड डॉमर मॉडल। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस मॉडल पे बेस्ड था, तो ये हेरोड हेरोड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था, ये बात होना चाहिए। और दूसरा सवाल जो बनता है, इसका फोकस क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनता है इस 5 ईयर प्लान से। इसका था प्राइमरी सेक्टर पे था, बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इरिगेशन। ये इसका प्राइमरी फोकस था, ये इसका प्राइमरी फोकस था, ठीक है। और इसको बेसिकली एग्रीकल्चर प्लान के नाम से भी जानते हैं एग्रीकल्चर प्लान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसमें 3 डैम बनाए गए थे, तो वो डैम पूछ सकता है आपसे, या तो देखो डायरेक्ट पूछ लेगा। वैसे तो मैंने स्ट्रेटजी जीके में डैम करा दिए, लेकिन ये पूछ लेगा कि फर्स्ट इसमें से कौन सा डैम बनाया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के द्वारा, या कौन सा नहीं बनाया गया था, वो 3 लिख लो, ठीक है। डैम इंपोर्टेंट है, सवाल बनते हैं पेपर में, ठीक है। एक है आपका भाखड़ा नागल डैम, एक है आपका भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल डैम किस रिवर पर है? ये सतलज पर है, सतलज रिवर पर है भाखड़ा नागल डैम। एक है आपका हीराकुड डैम, ये आपका महानदी पर है, महानदी पर है। और एक और बचा, भाखड़ा नागल डैम हो गया, हीराकुंड डैम हो गया, दामोदर डैम बचा ना, दामोदर डैम, दामोदर डैम, ठीक है। ये है आपका किस नदी पर? दामोदर रिवर ही है शायद, है ना, एक बार देख लेना, वैसे दामोदर रिवर ही है, ठीक है। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान मोस्ट इंपोर्टेंट 5 ईयर प्लान है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान, मतलब लास्ट शुरू के 4 5 5 ईयर प्लान मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहला ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। जब तक मैं इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। फिर हम इसके बाद दूसरा 5 ईयर प्लान देखेंगे। देखो मैं एक एक वर्ड जो लिखवा रहा हूँ ना, ये चीज़ ध्यान रखना, मैं फालतू नहीं लिखवा रहा। तो आप ऐसा मत करना भाई कि आप कुछ छोड़ जाओ। मुझे नहीं पता, मतलब सॉरी, आपको नहीं पता कि मैंने कितनी मेहनत कर रहा हूँ इन सब चीज़ के लिए, ठीक है। मतलब कि बेसिकली मैंने मतलब खुद के पैसे खर्च करके जो मैंने टैब खरीदा है आपके लिए, सिर्फ इस बात के लिए कि मैं अच्छे से कंटेंट आपको दे पाऊँ। इसमें मेरे खुद के 40-50 हज़ार रुपये लगे हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा। कुछ लोग नाराज़ हो गए थे जब मैंने पेड बैच के लिए बोला था, पेड बैच के हम पेड ग्रुप निकालते हैं, ठीक है, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होना या यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट होना। मैं अपने लिए 1 रुपया भी यूज नहीं करता अपने। अगर मैंने अभी तक, मैं ये बात आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, अभी तक मैंने अपने यूट्यूब से या कहीं से भी, जो मेरा ये आउट ऑफ सोर्स है, ना मैंने अपनी फैमिली के लिए 1 रुपया इसमें से दिया है, और ना ही अपने ऊपर 1 रुपया मैंने इस पर खर्च किया है। जो भी है अभी मैंने खुद के और रुपए इन्वेस्ट करके आप लोगों की वजह से, ऐसा नहीं है कि देखो है तो मेरी चीज़, लेकिन इनडायरेक्टली मैं आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ, मैंने टैबलेट ख़रीदा है, क्योंकि मैं फ़ोन पे वो नहीं प्रोवाइड करा पा रहा था, या उस तरह से नहीं पढ़ा पा रहा था जो मैं यहाँ पढ़ा पा रहा हूँ। और इन चीज़ों के पीछे रिसर्च, किस में कितना डेप्थ में जाना है, किस टॉपिक को कितना पढ़ाना है, किससे कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, और फिर आपको बोलना कि यार इकोनॉमिक्स आप इतना ही रिलाई करो, और तुमको 4 घंटे में पूरी, जैसे एक लेक्चर 2.5 घंटे का आया है, ठीक है, 1.5 2 घंटे का, 2.5 घंटे 2 घंटे का, सपोज ये लेक्चर मान लो, दो मतलब आपका 4 साढ़े 4 5 घंटे में पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराना, पेपर ओरिएंटेड। तो इसमें बहुत रिसर्च लगती है कि एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा ना कराऊं, और जो भी कराऊं वो पेपर ओरिएंटेड कराऊं, ठीक है। बट ये ठीक है यार, फालतू में आपका टाइम वेस्ट कर दिया। बस इसलिए बोल रहा हूँ कि यार ये जो कराऊं ये याद कर लेना, पेपर तक सफल हो जाएगी मेरी मेहनत, ठीक है। आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए।
1 रुपया। अब आगे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, बस अब आप याद कर लेना। उसके बाद है 1956 से लेके हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया था, तुम इसे पूरा लिखना, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान, जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया था 1956 से लेके 1961 तक आया था, ठीक है। और ये जो बेस्ड था ना, ये बेस्ड ऑन, ये ध्यान रखो, बेस्ड ऑन, सबसे पहले बेस्ड ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन पीसी महा महालोन बिस मॉडल। इस मॉडल पे बेस्ड था, पीसी महा लोन बिस मॉडल पे बेस्ड था। और ये कई बार पूछा गया है कि कौन सा, देखो ऐसे पूछ लेगा सेकंड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ड था, या पीसी महा लोन बिस मॉडल पे कौन सा 5 ईयर प्लान बेस्ड था, ये पूछ लेगा। और उसके बाद आपसे फोकस पूछेगा कि इस 5 ईयर प्लान का फोकस किस पे था। तो इस 5 ईयर प्लान का जो फोकस था वो इंडस्ट्री पे था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे था, इंडस्ट्रीज पे था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लिख लो चलो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे इसका क्या था, फोकस था, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे फोकस था, और स्पेशली हैवी इंडस्ट्रीज पर, हैवी इंडस्ट्री पे। और इसको हम इंडस्ट्रियल प्लान, जैसे पहले वाले को एग्रीकल्चर प्लान के नाम से जाने जाते हैं, इसको इंडस्ट्रियल प्लान के नाम से भी जानते हैं, इंडस्ट्रियल प्लान के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जब जैसे कि एग्रीकल्चर प्लान में हमने एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट करने के लिए 3 डैम बनाए थे, इसमें भी हमने कुछ प्लांट लगाए थे, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। स्टील प्लांट थे, ठीक है। पहला था आपका एक भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, जो कि आपका कहाँ था, छत्तीसगढ़ में, जो कि कहाँ था आपका, छत्तीसगढ़ में। और ये हमने उस वक्त सोवियत संघ, यूएसएसआर, मतलब आज के टाइम में रसिया की हेल्प से लगाया था। तो आपसे ये पूछ सकता है, ये पूछ, ध्यान रखना। उसके बाद एक दुर्गापुर स्टील प्लांट था, दुर्गापुर स्टील प्लांट था। ये दुर्गापुर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, दुर्गा माता की पूजा होती है इस तरह से। और ये हमने किसकी हेल्प से बनाया था, ये हमने बना लगाया था ब्रिटेन की हेल्प से। तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद एक है हमारा भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, और एक है राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला, राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट। और ये किस पे था, ये कहाँ था, सॉरी, उड़ीसा। और ये किसकी हेल्प से था, ये जर्मनी की हेल्प से था, किसकी हेल्प से था, ये जर्मनी की हेल्प से था, ठीक है। तो इतना इतना बहुत है सेकंड 5 ईयर प्लान में, और हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान इतना कर लोगे, मोर देन इनफ है। उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान देखते हैं। हम्म। थर्ड 5 ईयर प्लान देखते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान आपका आया था 1961 तक, ये था ना। तो थर्ड 5 ईयर प्लान कब आया था, 1961 से लेके 1966 तक, ये ध्यान रखना। और देखो, इसको गैडगिल प्लान भी दे दिया जाएगा कहीं, लेकिन मैं बताऊंगा अभी जब आपको। गैडगिल प्लान बेस्ड था बेसिकली, ये गैडगिल प्लान बेस्ड था, लेकिन एक्चुअल में ये गैडगिल प्लान बेस्ड नहीं था, क्योंकि बेसिकली ये फेल हो गया था। तो फोर्थ जो 5 ईयर प्लान है उसको गैडगिल प्लान बेस्ड बोला जाएगा। लेकिन अगर पेपर में पूछे कि कौन सा इसमें से गैडगिल प्लान बेस्ड है, और उसमें ऑप्शन में फोर्थ ना हो, तब थर्ड सही होगा, ठीक है। क्योंकि ये गैडगिल प्लान था, लेकिन ये फेल हो गया था ड्यू टू मैनी रीजन्स, अभी वो रीजन भी बता दूंगा। इंडो चाइना वॉर था, इंडो पाक वॉर था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान था वो गैडगिल प्लान को इतना नहीं पूछेगा, पेपर में पूछेगा जो फोर्थ 5, बस इतना ध्यान रखो, दोनों ही गैडगिल प्लान बेस्ड है। लेकिन अगर पेपर में थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन हो तो फोर्थ सही होगा, अगर फोर्थ ऑप्शन ना हो तब थर्ड सही होगा। लेकिन पेपर में एसएससी इसको फोर्थ 5 ईयर प्लान ही मानता है, तो हम इसे एज ए फोर्थ में पढ़ेंगे गैडगिल प्लान पे, ठीक है। और इसमें जो फोकस था वो सेल्फ रिलायंस पे था, आत्मनिर्भरता पर था। सेल्फ रिलायंस पर क्या था इसका फोकस था। एक बात तो हमें ये याद रखनी है। और ये मोस्ट अनसक्सेसफुल प्लान था एक तरह से, सबसे ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ देखी गई थी। अब क्यों देखी गई थी वो बता देता हूँ। 1962 में भाई क्या हुआ, इंडो चाइना वार, इंडो चाइना वॉर हो गया, साइनो इंडो वॉर जो पढ़ते हो आप, इंडो चाइना वॉर हो गया 1962 में। उसके बाद 1965 में आपका इंडो पाक वार हो गया, इंडो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, ठीक है। और
बेसिकली तो बस इसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जो ग्रोथ थी, जो फोकस था, वो हमारा इन झगड़ों पे रहा, इसलिए हम प्लान पे फोकस कर ही नहीं पाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, हरित क्रांति आई थी। रिवॉल्यूशन की ही स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1965 टू 66 में। ठीक है, और ड्यूरिंग इंदिरा गांधी जी आया था ये। तो आपसे बेसिकली ये पूछ सकता है पेपर में आपसे ये पूछ सकता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस 5 ईयर प्लान के ड्यूरिंग आया था, तो वो चीज़ याद रखना। ठीक है, वो कौन सा होगा आपका? थर्ड 5 ईयर प्लान होगा। उसके बाद हमारा, जब हमारी इतनी लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, तो पहले अब हम डेवलपमेंट पे फोकस करते, उससे पहले हमें किस पे फोकस करना पड़ा? उससे पहले हमें फोकस करना पड़ा कि यार जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, जो चीज़ें हैं, उनको सुधारी जाए। तो हमको प्लान हॉलीडे किया गया कि अभी चीज़ों को जो बिगड़ गई हैं, बहुत चीज़ें बिगड़ गई थी, कि उनको सही किया जाए, तो इसलिए प्लान हॉलीडे आया। तो फर्स्ट प्लान हॉलीडे आपका कब आता है? मतलब कि प्लान हॉलीडे का मतलब 1960, जब 66 वाला 1961 से 66 बिल्कुल फेल हो गया, तो 1966 से लेकर 1969 तक कोई भी आपका प्लान आया ही नहीं, कोई भी आपका प्लान आया ही नहीं। इसको प्लान हॉलीडे बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? प्लान हॉलीडे होता है। ईयरली प्लान आए थे तो वो पेपर में नहीं पूछता है। ठीक है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 1961 में 1969 से लेके 1974 में आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है, फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है। और उस वक्त पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। और बेसिकली फोर्थ 5 ईयर प्लान किस पर बेस्ड था? मैं आपको जो गैडगिल प्लान पर बेस्ड था, गैडगिल प्लान पर। ठीक है, आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान। और इसकी जो थीम थी, थीम क्या थी? थीम थी इसकी प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस, प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस इसकी थीम थी। ठीक है, जो थीम है ना, गैडगिल प्लान तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब उस तक हैरो, मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वाली तो बहुत पूछी जाती है। ठीक है, और इसी ड्यूरिंग एक और चीज़ हुई थी। इसी प्लान के ड्यूरिंग 1969 में इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था, 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था। तो पेपर में देखो सवाल कैसे बनाया, मैंने क्यों कराया है कि आपसे ये पूछ लेंगे किस 5 ईयर प्लान के ड्यूरिंग 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, या फोर्थ 5 ईयर प्लान के ड्यूरिंग कितनी बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, किसने कराया था? तो पीएम भी आपको पता है, इंदिरा गांधी जी ने कराया था। और इस 1971 में आप सबको पता है इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तो ये भी ध्यान रखो कि इस 5 ईयर प्लान के दौरान इंडो पाक का झगड़ा भी हुआ था, 1971 वाला। ठीक है, और इसी प्लान के दौरान एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी आया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। तो ये सारे पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछ लिया था किस मॉडल पे बेस्ड था फिफ्थ 5 ईयर प्लान, तो मैं बता देता हूँ। जो आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान था ना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, वो आया था 1978 तक। ये था 1974 से लेकर 1978 तक, मतलब 78 तक था। और ये डीपी धर मॉडल पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन डीपी धर मॉडल। किस पे बेस्ड था ये? डीपी धर मॉडल पे बेस्ड था। और इसका जो फोकस था वो था गरीबी हटाना, पॉवर्टी एलिबिएशन, पॉवर्टी एलिबिएशन, गरीबी हटाना, और महंगाई को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल। ये इसका क्या था? मेन एम था। और इस वक्त एक स्लोगन भी दिया था, किसने? इंदिरा गांधी जी ने। और वो स्लोगन क्या था? गरीबी हटाओ, गरीबी
हटाओ एक स्लोगन भी दिया था, ठीक है। और एक और स्लोगन था फूड फॉर वर्क, फूड फॉर वर्क। और इसी वक्त 1975 में मैंने जब ग्रामीण बैंक पढ़ा रहा था, फर्स्ट रूरल बैंक भी इस्टेब्लिश हुई थी, फर्स्ट रूरल बैंक भी इस्टेब्लिश हुई थी, फर्स्ट रूरल बैंक भी इस्टेब्लिश हुई थी। कहाँ पे, मैंने ये वैसे पढ़ा चुका हूँ लेकिन इस ध्यान रखना पूछ लेता कि इस 5 ईयर प्लान की ड्यूरिंग हुई थी। ये थी यूपी के मुरादाबाद में, मुरादाबाद में। और इसका नाम कुछ नहीं था, प्रथम ग्रामीण बैंक, इस बैंक का नाम था। तो ये आपको याद रखना है। और अब आप बोलोगे कि भैया ये 4 साल ही क्यों चला, 1974 से लेकर 78 तक क्यों चला, 79 तक चलना चाहिए? क्योंकि 1978 में उसकी जनता गवर्नमेंट आ गई थी बेसिकली, तो उन्होंने ये कैंसिल करके वो नया प्लान लाए थे जिसको हम रोलिंग प्लान बोलते हैं, ठीक है। वो बता देता हूँ, ठीक है। 1978 में ये प्लान ख़त्म कर दिया 4 साल के बाद ही, और एक नया प्लान आया 1978 में। 1978 से 1980 तक उसको बोला जाता है रोलिंग प्लान। तो आपको ये पूछ लिया जाएगा कि रोलिंग प्लान कब आया, तो 1978 से लेके 1980 तक रोलिंग प्लान आया। और इसे कौन लाए थे? इसे लाए थे मुरारजी देसाई, मुरारजी देसाई लेके आए थे। और ये किस पार्टी से थे? ये जनता गवर्नमेंट से थे, जनता गवर्नमेंट से थे, ठीक है। और ठीक है, बस इतना ही पूछा जाएगा। फिर रोलिंग प्लान के बाद तो हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करने लग जाएंगे, ठीक है। रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान के बाद हमारा जो 5th आ गया, फिर रोलिंग प्लान आया, फिर 6th 5 ईयर प्लान आया था, 6th 5 ईयर प्लान आया था, जो कि आया था 1980 से लेके 1985 तक, ठीक है। और बेसिकली देखो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पर 1982 में इस 5 ईयर प्लान के दौरान नाबार्ड का इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो तो मैंने आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ था, ये ध्यान रखना। और 1984 में एक ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था गोल्डन टेम्पल में, आप सभी को पता होगा, जो इंदिरा गांधी जी ने कराया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली ये पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो कौन सा 5 ईयर प्लान के ड्यूरिंग हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये तो बहुत रेयर पूछेगा, ठीक है। तो लेकिन इसे याद रख लेना। और इसमें यार और इतना देखो ज़्यादा नहीं लिखवाता ना, फालतू का लिखवाने को तो चलो ठीक है और लिखवा दो, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद 6th हो गया, 7th लिख लो, 7th 5 ईयर प्लान, ये आपका 1985 से लेके 1990 तक आया था, ठीक है। और इस 5 ईयर प्लान में क्या था बेसिकली, इसका जो फोकस था वो रीजनल डेवलपमेंट पे था। बेसिकली फोकस इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन लिखवा देता हूँ, इसका फोकस रीजनल डेवलपमेंट पे था, रीजनल डेवलपमेंट पे था फोकस। और मतलब जैसे बोल सकते हैं सेबी का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन देखो इतना मैं नहीं कराना चाहता आपको। सेबी का फॉर्मेशन हुआ था इस टाइम, और क्या हुआ था, हाँ एक लिख लो यार, 1985 में, इस 5 ईयर के दौरान 1985 में एक इंदिरा गांधी आवास योजना आई थी। तो इंदिरा आवास योजना आई थी, इंदिरा आवास योजना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, इंदिरा आवास योजना आई थी। और ठीक है, बस इतना ही है ना। और इसी दौरान एक ब्लू रिवॉल्यूशन हुआ था, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे बस इसके बारे में इतना ही लिखो, है ना, 7th 5 ईयर प्लान। उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर प्लान नहीं आया था, उसके बाद एनुअल प्लान आया था, ठीक है। 19 बेसिकली 1990 से लेके 1992 तक 2 साल का, ठीक है। एनुअल एक एक साल के करके ऐसे एनुअल प्लान आए थे। और इसी के वक्त आपका उस वक्त
जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन थे, जो बाद में पीएम बने थे, मनमोहन सिंह थे। और वो एलपीजी रिफॉर्म लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बहुत सारी चीज़ें के बाद जो हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही थी वो धीरे धीरे फिर इसके बाद बढ़ी थी। तो आपसे पूछ सकता है कि एलपीजी रिफॉर्म्स कब आए थे, तो 1992 से के सब मतलब टाइम पीरियड में आए थे। और उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी थे, और हमारे पीएम पीबी नरसिम्हा राव थे, पीबी नरसिम्हा नरसिम्हा राव थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एल का मतलब होता है लिब एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, लाइजेशन। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। अच्छा देखो, इनका मतलब ये क्या करा गया कि जो विदेशी कंपनी थी उनको भारत में आने के लिए पहले बहुत रिस्ट्रिक्शन थी। तो उन्हें बोला कि अब तुम भारत में आ सकते हो, व्यापार कर सकते हो। तो उससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अब कोई कंपनी आएगी तो वर्कर अपने साथ थोड़ी ना लाएगी। और बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी उसको प्राइवेट कर दिया गया। तो इससे भी इकोनॉमी में सुधार आया। और बहुत सारी लिबरलाइजेशन का मतलब उदार बने, मतलब पहले कोई बिजनेस करना बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट परमिशन रूल्स थे। तो उनको थोड़ा सा आसान बनाया गया जिससे कि बिजनेस करना आसान हो। ठीक है, तो ये रिफॉर्म्स आए थे और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बूस्ट हुई थी। ठीक है, तो उस वक्त बहुत अच्छे साबित हुए थे ये। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हो रामबाण साबित हुए थे। तो उसके बाद हमारा 7th 5 ईयर प्लान आया था 1990 तक। फिर 1992 फिर हमारा 8th 5 ईयर प्लान आता है। 8th 5 ईयर प्लान आता है कब, 1992 से लेके 1997 तक। ठीक है, ये 8th 5 ईयर प्लान आता है। और बेसिकली इसमें क्या हुआ था, हम्म इसमें हमें क्या याद करना है। पहली बात तो इसका जो फोकस था वो ह्यूमन डेवलपमेंट था। ठीक है, तो ये देख लो एक बार, फोकस जो था ह्यूमन डेवलपमेंट था। और देखो, जब ह्यूमन डेवलपमेंट था तो एक 1993 में पीएम रोजगार योजना आई थी। तो डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है कि पीएम रोजगार योजना कब आई थी, तो 1993 में आई थी। किस 5 ईयर प्लान की ड्यूरिंग आई थी, तो 8th 5 ईयर प्लान की ड्यूरिंग आई थी। और 1995 में 1995 में आपका मिड डे मील स्कीम भी आई थी। ठीक है, मिड डे मील स्कीम भी आई थी, मिड डे मील स्कीम भी आई थी। और क्या पता होना चाहिए, मिड डे मील। अच्छा, मिड डे मील स्कीम को अभी पता है क्या बोला जाता है, मिड डे मील स्कीम को अभी बोला जाता है पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण पोषण योजना। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है 8th 5 ईयर प्लान में। हाँ, 9th 5 ईयर प्लान देख लेते हैं। 9th 5 ईयर प्लान देख लेते हैं। 9th 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान जो आया था हमारा, 9th 5 ईयर प्लान 1997 तक वो था, तो 2002 तक ये था, 5 साल का था। अब कॉन्टिन्यूस चलेंगे। ठीक है, फोकस ऑन ग्रोथ, ग्रोथ था, मतलब फोकस लिख लो इसका था ग्रोथ, मतलब ग्रोथ हो विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी था। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। ठीक है, इतनी बात पता होनी चाहिए आपको। और एक इसी 5 ईयर प्लान के दौरान 2000 में एक पीएम ग्राम सड़क योजना आई थी, ग्राम सड़क योजना आई थी। तो ये डायरेक्टली वैसे भी याद होनी चाहिए, जरूरी नहीं है 5 ईयर प्लान में पढ़ दो। तो ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे पेपर में कि पीएम ग्राम सड़क योजना कब आई थी, तो आपको पता होना चाहिए 2000 में आई थी। और एक सर्व शिक्षा अभियान जो आप स्कूल पर लिखे रहते हो वो 2001 में आया था, इसी 5 ईयर प्लान के दौरान। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान इसी 5 ईयर प्लान के दौरान आया था। और ठीक है, बस इतना ही याद रखो। और 10th 5 ईयर प्लान पढ़ लेते हैं। 10th 5 ईयर प्लान जो कि बेसिकली आपका आया था 2002 से लेके 2007 तक।
ठीक है। और इसका जो फोकस था वो एनर्जी सेक्टर पे था। फोकस जो फोकस था वो एनर्जी सेक्टर पे था। फोकस कहाँ था आपका? एनर्जी सेक्टर पे था। और 2005 में आपको ये भी पता होना चाहिए, 2005 में एक आरटीआई एक्ट आया था। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो आज हम आरटीआई लगाते हैं ना, आरटीआई एक्ट आया था 2005 में। उसके बाद एक मनरेगा स्कीम भी आई थी, जिसको पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया था। नरेगा बाद में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया इसका? मनरेगा। तो ये 2000 डायरेक्ट पूछ लेगा कि मनरेगा स्कीम कब आई, तो 2005 में आई थी। और किस 5 ईयर प्लान की ड्यूरिंग आई थी? तो ये आपका 10 5 ईयर प्लान की ड्यूरिंग आई थी। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11th 5 ईयर प्लान। बस तो है 12 है, 2 रह गए हैं। ठीक है। 11th 5 ईयर प्लान ये आया था हमारा 2007 से लेके 2012 तक। ठीक है, 2007 से लेके 2012 तक आया था। और इसका जो फोकस था, वो क्या था? इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 2009 में राइट टू एजुकेशन आया था, तो वो इसी 5 ईयर प्लान के ड्यूरिंग आया था। और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। राइट टू एजुकेशन 2009 में आया। और 2011 में एक स्कीम आई थी, वो पेपर में पूछी गई थी, वो लिख लो, स्वाभिमान स्कीम थी वो शायद। हाँ, स्वाभिमान स्कीम। ठीक है। और लास्ट 5 ईयर प्लान कर लेते हैं। देखो, शुरू के 5 5 ईयर प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। 12th 5 ईयर प्लान ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शुरू के 5 तो आपको करने ही करने हैं। और वैसे देखो, पेपर कहीं से भी बन सकता है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। लेकिन शुरू के 5 ईयर प्लान में तो एक एक लाइन मिस मत करना। इसका जो फोकस था वो था फास्टर, मोर इंक्लूसिव, बस मोर लग गया था, मोर इंक्लूसिव एंड मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड मोर मतलब मोर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। और बस इतना ही याद रखो, ये आपके 5 ईयर प्लान यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना लॉन्च्ड? किस ईयर में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आपकी लॉन्च हुई थी? ये आपको बताना है। 2018 में हुई थी, 15 में हुई थी, 22 में हुई थी, या 2016 में हुई थी? तो ये आपकी जब हुई थी वो हुई थी 2016 में, और इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन? फिर एमएफआई से सवाल आ गया। इतने सवाल पूछे गए ना लास्ट 1 2 साल में एमएफआई से, जिसका कोई जवाब नहीं। आपसे क्या पूछा गया? इज अ फीचर। आप देखो, फाइनेंशियल सर्विस टू यूनियन मिनिस्टर। अब ये बताओ, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यूनियन मिनिस्टर को फाइनेंस सर्विस देगा? नहीं। फाइनेंशियल सर्विस टू डिसएडवांटेज्ड पीपल, मतलब उनको जिनको डिसएडवांटेज मिलता है, जिनको लाभ नहीं मिलता, जो हानि हुए लोग हैं, उनको फाइनेंशियल सर्विस देना। हाँ, चलो और ऑप्शन देख लीजिए अगर आप इसमें कंफ्यूज हो। फाइनेंशियल सर्विसेज टू कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट वाले लोग होते हैं उनको फाइनेंशियल सर्विस देता है? नहीं, ऐसा तो नहीं पढ़ा था जब हमने पार्ट 1 में एमएफआई देखा। फाइनेंशियल सर्विसेज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय? बिल्कुल नहीं। तो जो डिसएडवांटेज लोग हैं, पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए दिया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज किसके द्वारा? एमएफआई के द्वारा। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी रिकॉर्डेड इन बिहार? अभी मैं बताया था जब मैं आपको पॉपुलेशन डेंसिटी करा रहा था, जब हमने सिक्किम वाला सवाल देखा था ना, जो सबसे कम जनसंख्या वाली, तो उसमें मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी बताई थी कि सबसे ज़्यादा बिहार की है, सबसे कम आपकी हरियाणा की है, वहाँ की
अरुणाचल प्रदेश की है 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ पर है, हाँ, स्टेट की बात करी जाए तो बिहार की 1106% पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। तो देखो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यूनिट ऑफ अकाउंट। अब हमें कोई चीज़ खरीदनी है, कुछ हिसाब किताब लगाना है, कुछ भी चीज़ है तो वो मनी से करते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे यूनिट ऑफ अकाउंट पे। स्टोर ऑफ वैल्यू, अब इसे हम बैंक में जमा कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं इसकी कीमत को, ठीक है। तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम, क्या ये बार्टर सिस्टम है? तो बार्टर सिस्टम मनी आने से पहले था। बार्टर सिस्टम क्या होता था बेसिकली? बार्टर सिस्टम सुन लो, पेपर में पूछा जा सकता है। जो बार्टर सिस्टम होता था वो क्या होता था, जैसे आपके पास गेहूं है, पहले पैसे नहीं चलते थे, आपके पास गेहूं है और मेरे पास धान है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है राइस। मेरे पास राइस है, आपके पास व्हीट है, गेहूं है, ठीक है। अब आपको धान, आप मुझे मुझे गेहूं की ज़रूरत है और आपको राइस की ज़रूरत है, तो मैं आपको गेहूं दूंगा, आप मुझे राइस देंगे, ठीक है। सॉरी, मैं आपसे गेहूं लूंगा और आप मुझसे राइस लेंगे। ऐसे होता था पहले, पैसे वगैरह नहीं चलते थे। अब इसमें बहुत दिक्कतें आती थी। अब सपोज किसी को राइस की ज़रूरत ही नहीं है और मेरे पास व्हीट बहुत है, बट मुझे राइस की ज़रूरत है, लेकिन और जिसके पास राइस है उसको राइस की ज़रूरत नहीं है। तो बार्टर सिस्टम इसलिए आगे नहीं चल पाया। आज आपके पास पैसा, आप कुछ भी खरीद सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेफिसिट इंडिकेट द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स। तो देखो जो फिजिकल डिफिसिट होता है वही हमारा जब भी कौन सा घाटा सरकार की उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। तो मतलब हमें उधार लेने की कब जरूरत होती है, जब हमारा जो बजट होता है वो कैसा होता है, फिजिकल डिफिसिट होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, हमारा फिजिकल डिफिसिट में है। ऐसा नहीं है कि हमारा रेवेन्यू डिफिसिट है, कैपिटल डिफिसिट है, प्राइमरी डिफिसिट है, ठीक है। ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ सब कुछ। अब देखो मैंने आपको 5 क्वेश्चन रह गए हैं। अब मैं उन 5 क्वेश्चन को कराऊं उससे पहले आपको एक टॉपिक और करा देता हूँ जल्दी से, जहाँ से 2023 में तो सवाल नहीं बने थे, लेकिन एसएससी के और एग्जाम्स में सवाल बने हैं, वो करा देता हूँ। जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि कराना चाहिए। देखो टैक्स के बारे में पढ़ो। टैक्स बेसिकली 2 प्रकार का होता है। अब देखो इकोनॉमिक्स पढ़ो और टैक्स के बारे में ना पढ़ो तो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है ना इकोनॉमिक्स के साथ। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, थोड़ा सा समझना। अब बेसिकली डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो इम्पोज्ड होता है किस पर, ये किस पे इम्पोज, किस पे लगाया जाता है, इम्पोज्ड ऑन इनकम, प्रॉफिट, ठीक है। अब बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि अब तुम डायरेक्ट टैक्स दोगे, आप बोलोगे गवर्नमेंट से भैया लो डायरेक्ट टैक्स ले लो मुझसे। अब जैसे आपकी 1 लाख सैलरी थी, ठीक है, 1 लाख सैलरी थी, अब 1 लाख पे सपोज 5,000 टैक्स बना गवर्नमेंट का इनकम टैक्स, तो 5,000 रुपये आपने इनकम टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया। ऐसे अगर आपने 1 लाख रुपये अपने बिजनेस से कमाया और आपने 10,000 रुपये डायरेक्ट टैक्स किसको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, तो ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के हाथों में एज ए मनी दी। और ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कौन करता है, डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट कौन करता है, तो ये करती है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और आपका इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सारे टैक्स कैसे होते हैं आपके, डायरेक्ट टैक्स होते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स की, कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स आप पर डायरेक्टली नहीं लगता, ये जो टैक्स लगता है ये गुड्स पे लगता है, जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, जो सर्विस आप ले रहे हो उस पे लगता है, ठीक है। जैसे कैसे लगेगा, अब सपोज देना आप ही को पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में आपको डायरेक्टली देना पड़ रहा है, इसमें आपको इनडायरेक्टली देना पड़ रहा है। जैसे कि एक कंपनी है जो कुरकुरे बनाती है, अगर गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगाती तो वो 9 रुपये का बेचती, लेकिन अभी वो 10 रुपये का बेच रही है, तो अभी कंपनी अपने यहाँ से टैक्स नहीं दे रही। अब ये क्या कह रही है, अब सपोज देखो सुनो, ये कुरकुरे का पैकेट उसे पड़ रहा है सपोज 7 रुपये का, है ना। अब ये 7 रुपये का पड़ रहा है, 1 रुपया गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स लगा दिया, 1 रुपया गवर्नमेंट में टैक्स लगा दिया। और पहले अगर टैक्स नहीं लगाती गवर्नमेंट तो ये बेचता उसे 9 रुपये का, 2 रुपये का प्रॉफिट लेके, लेकिन ये कह रहा है भैया मैं 2 रुपये का प्रॉफिट तो अभी भी लूँगा, ठीक है। अब ये 9 का ना बेच के अब ये कितने का बेच रहा है, 10 रुपये का। तो बेसिकली जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो लगता तो गुड्स एंड सर्विसेज पे है, लेकिन वो देते आप ही हो। अब डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, लेकिन उस प्रोडक्ट पे टैक्स लग रहा है, तो इनडायरेक्टली वो टैक्स देना आप ही को पड़ रहा है। और इसको कलेक्ट कौन करता है टैक्स को, इसको सीबीआईसी कलेक्ट करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, सीबीआईटी, ठीक है, सीबीआईसी।
और उसके बाद ये दोनों डिपार्टमेंट CBDT और CBIT ये किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं तुम्हारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। अच्छा, और ये आपसे ये पूछ लेगा कि कौन सा टैक्स जो प्राइस होती है प्रोडक्ट की उसे अफेक्ट करता है। आपसे पेपर में ये पूछ लेगा विच टैक्स अफेक्टेड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, तो ये बताओ, डायरेक्ट टैक्स में तो भाई अपनी सैलरी से आप दे रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स ही तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस लिख लो, ठीक है। अब जैसे किसी प्रोडक्ट की पे ज़्यादा टैक्स लगेगा तो उस प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा होगी, किसी सर्विस की पे ज़्यादा टैक्स लगेगा तो उस सर्विस की कीमत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट और सर्विस की कीमत जो टैक्स अफेक्ट करता है प्राइस को, वो कौन सा होता है? वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि आपका GST हो गया, वो भी इनडायरेक्ट होता है। आपका कस्टम ड्यूटी हो गई। भाई आप यकीन नहीं मानोगे, CGL 2022 में ना, CGL 2022 के मीन्स में आपसे ये पूछा था कि GST डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। अब लगाओ, इतना आसान क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो GST हो गई, कस्टम ड्यूटी हो गई, और एक्साइज ड्यूटी हो गई, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और टैक्स के, अच्छा एक जगह से और सवाल बनते हैं, मैंने देखे हैं पेपर में, इसलिए वो भी करा देता हूँ। ये तो हमने कर ही लिए। एक जगह से सवाल और कैसे बनते हैं वो बताता हूँ। जैसे आपसे बोल देगा कि प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स, आपसे बोल देगा प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। तो देखो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि अगर सपोज आपकी इनकम की बात करूँ या मैं प्रॉफिट की बात करूँ, अगर आपकी इनकम या प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा, और हमारे भारत में तो यही चलता है। लेकिन एक होता है रिग्रेसिव टैक्स, वो वहाँ क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स जिन देश में होता है कि अगर आपका इनकम और प्रॉफिट बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा आपकी इनकम और प्रॉफिट बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा आपका टैक्स कम लगेगा, ठीक है। एक होता है आपका प्रोपोर्शनल टैक्स, एक कौन सा होता है आपका? प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या है? टैक्स फिक्स रहता है, टैक्स इज फिक्स्ड। आपकी इनकम 3 लाख है, आपका प्रॉफिट 3 लाख है या 3 करोड़ है, आपको अगर 10% टैक्स देना है तो 10% ही टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। आपकी यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होते, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना। अब हमने टैक्स की बात कर ली है तो थोड़ा GST देख लेते हैं। GST इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब इतना पढ़ाया तो GST से भी सवाल बने ही हैं, तो GST और बता देता हूँ। तो देखो, अगर मैं GST की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपकी GST की, किसकी बात करेंगे हम? GST की। तो GST किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी? तो ये आई थी विजय केलकर कमेटी, विजय केलकर कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी। और इंडिया ने GST, देखो बहुत सारे देशों में, लेकिन इंडिया ने कहाँ से अडॉप्ट की है? इंडिया ने अडॉप्टेड फ्रॉम कनाडा, ये बात याद रखो। और क्या याद रखना है? जो भारत में मैक्सिमम GST रेट हो सकता है, मैक्सिमम GST रेट इन इंडिया, किसी भी चीज़ पर, किसी भी सर्विस पर, किसी प्रोडक्ट पर, वो 28% हो सकता है, इससे मैक्सिमम GST नहीं लगा सकते। और ये जो अमेंडमेंट हुआ था, 101वां अमेंडमेंट हुआ था, पॉलिटी का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ लिख लो, इसके थ्रू लाया गया था 100 अमेंडमेंट। और ये पास कब हुआ था? पास हुआ था 2016 में, ठीक है। और जो फर्स्ट स्टेट थी जिसने इसको पास किया था, फर्स्ट स्टेट टू पास GST, वो कौन थी? आपकी असम थी। तो यहाँ से भी सवाल बना है पेपर में, ये भी याद रख लो। और जो GST की काउंसिल चेयरमैन होता है वो कौन होता है? GST काउंसिल का जो चेयरमैन होता है, GST काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? ये सारे डिसीजन कौन लेती है? GST काउंसिल लेती है। और इसका चेयरमैन कौन होता है ये बताना है। तो इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर। तो अभी कौन हुआ चेयरमैन आपका? निर्मला सीतारमन जी। GST आपकी एक होती है सेंट्रल जो GST लगाती है, CGST बोलते हैं। एक स्टेट जो लगाती है वो उसे SGST बोलते हैं।
और एक होती है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसको जब एक प्रोडक्ट या सर्विस किसी में 2 और मोर स्टेट शामिल होती हैं तो वहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है कि इतना जीएसटी उसके पास जाएगा, इतना स्टेट उस स्टेट के पास जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रख लेना। ठीक है, ये मोर देन इनफ है जीएसटी और टैक्स के बारे में आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 5 क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी से इनको करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बैंक स्टेटमेंट। बैंक पर स्टेटमेंट का क्या पर्पज है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखो, बैंक जो स्टेटमेंट निकलवाते हो आप, ये ट्रैक करने के लिए ना कि आपकी इनकम कितनी हो रही है, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इसीलिए तो हम स्टेटमेंट निकलवाते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे जो आप अपनी किताब चढ़वा के लाते हो कि भैया मेरी किताब चढ़ा दो, जाते हो ना बैंक में, मेरी किताब चढ़ा दो सर, और आज के टाइम में वो दिखाते हैं नखरे, वो बोलेंगे कि देखो बाहर लगी हुई है मशीन और भैया खुद चढ़ा लो, हम नहीं चढ़ाएंगे अब तुम्हारी किताब। ठीक है, बहुत इजी भी हो गया, लेकिन उसमें कभी कभी पासबुक फंस जाती है, वो दिक्कत वाली बात आती है। लेकिन छोड़ो, यहाँ पर जो बैंक स्टेटमेंट, उसको बैंक स्टेटमेंट बोला जाता है। तो जो बैंक स्टेटमेंट निकाला जाता है वो अपनी इनकम और अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए, कहाँ कहाँ से हमारे अकाउंट में पैसा आया, कहाँ कहाँ हमने ट्रांजैक्शन किया। अब तो मोबाइल से हाल कर देते हैं ना हम ट्रांजैक्शन, और अब तो जो फ़ोन पे वगैरह होते हैं, जैसे अब भाई आप फ़ोन पे यूज करो, ये भी यहाँ से भी आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, 1 साल का, 1 महीने का, जितने दिन का आप करना चाहो। उसके बाद व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड नॉट इन सॉरी वाई आर इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त क्यों कैलकुलेट नहीं की जाती हैं। मैंने बताया था आपको कि जो नेशनल इनकम निकालते हैं हम, उसमें जो गुड्स इंक्लूडेड होती हैं वो फाइनल गुड्स होती हैं। पार्ट 1 में हमने ये बात करी थी, और मैंने आपको ये भी बताया था उसमें कि इंटरमीडिएट गुड क्यों नहीं होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं होती हैं, ड्यू टू डबल काउंटिंग। जैसे देखो, अब एक बस है, एक बस बनानी है मुझे, उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सपोज टायर की ज़रूरत है, गियर की ज़रूरत है, क्लच की ज़रूरत है। अब एक कंपनी जो क्लच बना रही है, ठीक है, वो क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड हो गया, उसका फाइनल तो कुछ यूज नहीं होगा, बस का एक फाइनल यूज होगा। जो टायर है, जो कोई कंपनी टायर बना रही है, तो क्या मैं वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करूँगा तो उसे इंक्लूड करूँगा। अब एक बार मैंने यहाँ टायर में अभी उसे इंक्लूड कर लिया, जब मैंने टायर, और वो टायर बस में यूज हुई, और जो बस का जो टोटल बस का कीमत हुई वो उसमें भी मैंने पूरी बस की कीमत भी लगा ली। तो भाई बस में तो टायर भी आ गए ना, और टायर की कीमत मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो डबल डबल हो जाएगा ना काउंटिंग। तो इंक्लूडिंग तो यहाँ पर क्यों होगा, इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट गुड वुड रिजल्ट इन डबल काउंटिंग, इससे क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए नेशनल इनकम आपकी ढंग से नहीं निकल पाएगी। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, और ये बहुत अच्छे से हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिस्पोजेबल इनकम इन रिलेशन टू पर्सनल इनकम। मैंने आपको बता चुका हूँ, टैक्स कटने से पहले पर्सनल इनकम होती है और टैक्स कटने के बाद डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो ये तो टैक्स कटने से पहले आपकी पर्सनल इनकम है, तो पर्सनल इनकम ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पर डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम, नहीं। डिस्पोजेबल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन पर्सनल इनकम, उल्टा लिखा है। डिस्पोजेबल इनकम कैन बी ग्रेटर और लेस देन, नहीं। डिपेंडिंग ऑन टैक्सेस एंड डिडक्शन, वेट अ सेकेंड, डिस्पोजेबल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन पर्सनल इनकम, नहीं। डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू, नहीं। डिस्पोजेबल इनकम कैन बी ग्रेटर और लेस देन पर्सनल इनकम। देखो, अगर यहाँ से देखा जाए तो देखो, डिस्पोजेबल इनकम बराबर तो नहीं होती, तो ये तो नहीं होगा। डिस्पोजेबल इनकम हमेशा पर्सनल इनकम से बड़ी होगी, नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं, कम ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम, है ना, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम कैन बी ग्रेटर और लेस देन पर्सनल इनकम, कि ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। देखो वैसे तो कम ही होती है, लेकिन हो सकता है कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं हमें, तो हमारी पर्सनल इनकम कम थी और हमें बोनस फोनस मिल के वो हमारी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो उस हिसाब से ज़्यादा भी हो सकती है हमारी डिस्पोजेबल इनकम, लेकिन वो रेयर केस में होती है। तो यहाँ पर जो हमारा सुटेबल है वो सी ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कर्व एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ मनी बेसिस चेंजेस। कौन सा वक्र बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी परिवर्तन की दर के बीच संबंध की जांच करता है। सप्लाई कर्व, इंडिफरेंस कर्व, डिमांड कर्व और फिलिप्स कर्व।
तो ये है आपका फिलिप्स वक्र, फिलिप्स कर्व, ठीक है, डायरेक्ट इसे याद कर लो। और इसमें ऐसा, अब मैं पूरा ऐसे ग्राफ बनाऊं तो फिर आपके दिमाग से जाएगा कि यार भैया क्या समझा रहे हो, तो बस अभी डायरेक्ट याद कर लो। ऐसे फिलिप्स कर्व क्या दिखाता है, ये रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ मनी वेजेस चेंजेस, बस इतना याद कर लो। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका आर्टिकल मेंशन हो, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मेंशन हो। तो यूपीएससी का तो है, इलेक्शन कमीशन का भी है, फाइनेंस कमीशन का भी है। नीति आयोग का आपका कोई आर्टिकल है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो नीति आयोग क्या हो जाएगी, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। और नीति आयोग आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही है, नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी भी है, ये नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी भी है, स्टेट्यूटरी बॉडी भी है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये टोटल हमने इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर ली। अगर आप MTS 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये 2 लेक्चर देख लेना, 2.5 घंटे का वो है, 2 घंटे का लगभग ये लेक्चर होगा आपका, ठीक है। तो आप 4.5 घंटे में मैंने आपकी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी कवर करा दी। अब बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने दोनों लेक्चर देख लिए हैं, आपको लेक्चर कैसे लगे हैं, आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। आपका फीडबैक मुझे बहुत बूस्ट देता है, और अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक होता है तो बहुत अच्छा लगता है। चलो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।